हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज है यूपी टीजीटी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो उनका एग्जाम होने वाला है लेटेस्ट, उन सभी बच्चों के लिए 300 प्रश्न की एक वीडियो जिसमें आप 300 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इतने बढ़िया क्वेश्चन होंगे कि आपको मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। समय की कोई बर्बादी नहीं करेंगे हम टाइम की और फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भाषा और भाषण के विकास का नियंत्रण कौन करता है। देखिए, ये जो बात हो रही है ये आपके दिमाग से हो रही है, मतलब आपके माइंड से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और आप जो है 300 प्रश्न आप गिनते चलेंगे कि आपने कितने प्रश्न करे, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन की बात हम नहीं करेंगे। तो भाषा की बात आपके कौन करते हैं? नॉम चॉम्स्की करते हैं। आपको बात पता है नॉम चॉम्स्की ने क्या दिया? एक हाइपोथेसिस दी है कि आपके दिमाग में जो है वो एक डिवाइस है, एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो 5 साल तक क्या होती है, बहुत मजबूत होती है। 5 साल के बाद क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। मतलब 5 साल तक का बच्चा जो है बहुत तेजी से लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है, 1-2 लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकता है। तो वो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो जो भाषा का संबंध है वो किस गोलार्ध से है आपके दिमाग के? तो वो आपके बाएं गोलार्ध से है, मतलब लेफ्ट ब्रेन से है। जबकि राइट ब्रेन से आपके किसकी बात होती है? राइट ब्रेन से आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है। आपकी जो रचनात्मकता क्षमता होती है, क्रिएटिविटी, वो राइट ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और लेफ्ट ब्रेन से क्या जुड़ा हुआ है? आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा जुड़ी हुई है। समझ में आ गया? तो एक ही प्रश्न में आपने कितने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ये आप खुद काउंट करके मुझे बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं ब्रॉड बताती जा रही हूं, आप टोटल बताएंगे नंबर मुझे कि आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। पहले ही क्वेश्चन में मैंने शायद 5 क्वेश्चन आपको करा दिए। विभक्त मस्तिष्क शोधों के ये पता चलता है, बहुत सारे मतलब रिसर्च हुए हैं, उससे क्या पता चला है कि मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के कार्यों की अलग अलग विशेषता होती है। जैसे अभी हमने बात कर ली कि आपके लेफ्ट ब्रेन से क्या जुड़ी है? लैंग्वेज जुड़ी हुई है। जबकि राइट ब्रेन से क्या जुड़ी हुई है? क्रिएटिविटी जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी। तो ये दोनों की जो है अलग अलग विशेषताएं होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉर्पस कोलाजन को काट देने पर किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो कॉर्पस कैलोजन जो है, आपके कोलाजन जो है, ये आपके लेफ्ट ब्रेन में और राइट ब्रेन में, मतलब दोनों के बीच में क्या बनाता है? संबंध बनाता है। तो अगर आप इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों का, बाएं गोलार्ध का भी और दाएं गोलार्ध का भी। माइंड है इसका, ये बायां गोलार्ध है, ये दायां गोलार्ध है, इसका संबंध, इसका आपस में जो संबंध है वो खत्म हो जाएगा अगर आप कॉर्पस कोलाजन को काट देंगे तो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी क्या है? ये है आपके जो सीटी स्कैन होता है, पहले वो सीएटी स्कैन बोला जाता था, अभी सीटी स्कैन है। ये है क्या? ये किसके लिए किया जाता है आपके सीटी स्कैन? तो ये तंत्रिका आवेग को मापने का एक तरीका है। आपके न्यूरॉन्स, आपके जो नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं, जो आवेग है, उसको मापने का एक तरीका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म का संबंध किससे है? हाइपोथायरॉयडिज्म आपके किससे रिलेटेड है? अश्रु ग्रंथि है, कंठ ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। तो ये आपके कंठ ग्रंथि है। कंठ ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है आपके किस जो है, क्या हो गया? हाइपो मतलब कमी हो गई। कमी किसका? थायरोक्सिन का कमी हो गई। और हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपो एंड हाइपर दो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं हर ग्लैंड में। हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपर का मतलब होता है अधिकता। जैसे कहते हैं ना हाइपर टेंशन होती है, हाइपर टेंशन का मतलब टेंशन बहुत ज्यादा है। तो हाइपर टेंशन हाइपर से रिलेटेड होता है ज्यादा। तो ज्यादा से भी कम बीमारियां होती हैं, और किसी भी हॉर्मोन्स की कमी की, अगर उसका सिक्रीशन कम है तो उससे भी बीमारी होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का संबंध आपके थायराइड ग्लैंड से है, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश को सीखना की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा? किसको जो है लर्निंग में आपके सम्मिलित किया जाना चाहिए कि अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, सिर्फ आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, या अभ्यास अनुभूति दोनों के कारण जो आपके बिहेवियर में चेंज होता है उसको आपको करना चाहिए, या अभ्यास अनुभूति अंतर्दोष के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, या उपरोक्त में सभी तरीके के परिवर्तन? तो आप जब कोई किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं और जब आपको कोई चीज जो होती है, मतलब क्या होती है? अनुभूति होती है, तो दोनों के कारण से होने वाला परिवर्तन को आपको लर्निंग में, सीखने की श्रेणी में शामिल करना चाहिए। लर्निंग आप कैसे करते हैं? जब आप किसी चीज को खुद से करते हैं, बार बार करते हैं, ठीक है, और क्या उससे क्या मिलता है? आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो उससे आपके बिहेवियर में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
पेटरसन एवं पेटरसन के अध्ययन के अनुसार एसटीएम क्या है, एसटीएम की सही अवधि क्या है। एसटीएम का मतलब होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये तो एसटीएम है, ये आपके मेमोरी से जुड़ी हुई है। तो पेटरसन और पेटरसन ने 18 सेकंड बताए हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है 18 सेकंड तक, मतलब इसमें लगभग 20 सेकंड आ जाते हैं। 20 सेकंड की अवधि है कि कोई बात आपको बहुत शॉर्ट टर्म में जो याद रह जाती है 20 सेकंड तक याद रह जाती है। फिर आप बार बार क्या करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, देन वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में आपके चली जाती है, एलटीएम में चली जाती है। तो ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एसटीएम जो है वो एलटीएम में सूचनाओं के अंतरण में किसकी भूमिका प्रधान होती है, मतलब एसटीएम से शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी सूचनाएं जा रही हैं। कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज्यादा, तो विस्तृत रिहर्सल। आप जितना ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, जितना ज्यादा आप रिहर्सल करेंगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होती चली जाएगी, कन्वर्ट होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलिसिस्टोकोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या बढ़ता है। अब कोई मुझे बताएगा कोलिसिस्टोकाइनिन मैंने कहाँ पढ़ाया था, कोलिसिस्टोकाइनिन मैंने किस चैप्टर में पढ़ाया था आपको कोलिसिस्टोकाइनिन, इससे होता क्या था, इसका फंक्शन क्या था कोलिसिस्टोकाइनिन का, और ये अभी जो है क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है। तो यहाँ तो जो है कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है, अगर उसकी सुई दे देते हैं तो उससे भूख कम हो जाती है, ये भूख को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। अब ये कहाँ था, कोलिसिस्टोकाइनिन आपके बाइल को सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता था। दो हार्मोन्स थे ना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते थे, मैंने आपको बताया था क्या करते थे। एक तो कोलिसिस्टोकाइनिन, ये क्या कहता था आपको, बाइल गॉल ब्लैडर को बोलता था कि भाई बाइल को सिक्रीट कर दो, और सिक्रीटिन क्या करता था, पैनक्रियास को बोलता था, स्टिमुलस करता था पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करने के लिए, जो कि लेट थे, LAT मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, डाइजेशन में सब बताया हुआ है। तो उसमें आया था कोलिसिस्टोकाइनिन, जो क्या करता था, बाइल जूस को सिक्रीट करने के लिए बोलता था गॉल ब्लैडर को कि भाई जो बाइल जूस है वो सिक्रीट कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, ये भूख कम हो जाती है, भूख को कंट्रोल करता है अगर इसका इंजेक्शन दे दिया जाता है पेशेंट को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्यास एक तरह की कैसी आवश्यकता है। प्यास, आपको बार बार प्यास लग रही है, ये एक चक्रीय आवश्यकता है। बार बार प्यास लगती है ना आपको, एक विशिष्ट तो स्पेसिफिक तो है नहीं ना, सामान्य है, बार बार आपको प्यास लगती है, तो ये एक चक्रीय आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीकाकरण की सुविधा जो है वो सरकार आपकी उपलब्ध कराती है किस किस स्थान पर, आंगनवाड़ी में, हेल्थ क्लब सेंटर्स में, और आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। तो इन सभी में जो है इम्यूनाइजेशन सेंटर्स लगाए जाते हैं और बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है। तो ये आ ब सा द सभी जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवजात शिशु को पहले वर्ष में कितनी बीमारी के टीके लग जाते हैं, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, वुफिंग कफ, डिप्थीरिया। पहले साल में पूछा जा रहा है, प्रथम वर्ष में, प्रथम महीना नहीं है। एक साल में कितनी बीमारी के टीके लग जाने चाहिए नवजात शिशु को, तो ये सारे टीके बच्चों को लग जाने चाहिए, टिटनस का भी, पोलियो का भी, मीजल्स का भी, डिप्थीरिया का भी, आबा सादा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO के अनुसार स्वस्थ नवजात शिशु का वजन कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू WHO एक बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, तो एक बच्चे का वजन जो है वो आपके 2.5 kgs होना चाहिए। WHO ने आपके एडोलेसेंस एज कितनी निर्धारित की है, किशोरावस्था एज कितनी है, तो 10 से 19 साल है। 10 से 19 साल जो है इस अवस्था को उन्होंने किशोरावस्था बोला है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशु के नीचे के 2 दांत कितने महीने में आ जाते हैं, तो शिशु के नीचे के 2 दांत जो हैं वो आपके 6 से 8 महीना, यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है, 6 से 8 महीने में जो है शिशु के 2 जो नीचे के दांत होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, और वो टाइम भी सही होता है। अब कितने दांत निकलते हैं बच्चों में, तो 20 दांत निकलते हैं। टोटल कितने निकलते हैं, 52 दांत निकलते हैं। अगर आपसे पूरी मानव अवस्था में पूछे जाएं तो 52 दांत निकलते हैं, क्योंकि 20 दांत 2 बार निकलते हैं, 12 दांत परमानेंट दांत होते हैं। बच्चों में कौन से नहीं पाए जाते, प्रीमोलर्स नहीं पाए जाते, लास्ट वाला मोलर जिसे आप विजडम टूथ बोलते हैं वो बच्चों में नहीं पाए जाते, और प्रीमोलर्स जो 2 होते हैं, एक साइड 2 होते हैं, वो नहीं पाए जाते। तो टोटल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। समझ में आ गया। बच्चों में जो 20 दांत पहले निकलते हैं, फिर वो टूट के फिर 20 दांत निकलते हैं, और 12 परमानेंट निकलते हैं। कौन से, लास्ट वाली मोलर्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी, दांत वाली वीडियो में पढ़ाया है। क्वेश्चन गिनते जाना कितने होते जा रहे हैं। एक परिवार विवाह, रक्त संबंध या गोद लेने के बंधनों से संबंध व्यक्ति का एक ऐसा समूह है जो एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अंतः संदेश करते हैं, पति पत्नी, माता पिता, लड़के लड़की, भाई बहन के रूप में अपने अपने सामाजिक कार्यों को पूरा करते हैं, और एक सामान्य संस्कृति को बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है फैमिली की,
कि भाई जो फैमिली है वो विवाह करती है, रक्त संबंध बनाती है या गोद लेती है बच्चों को, कैसे भी ग्रुप है इतना सारा काम करते हैं। ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? ये वर्गेस और लॉक ने दी है। वर्गेस एवं लॉक ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो आपके एक मकान में रहते हैं, रक्त द्वारा संबंधित होते हैं और स्थान, स्वास्थ्य और पारस्परिक कर्तव्य बोध के समान होने की चेतना या भावना रखते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन आपके डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने दी है और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार की, और मैकाइवर पेज की पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिवार का निवास कैसा हो सकता है? पितृस्थानीय, मातृस्थानीय, नवस्थानीय या कोई भी? पितृस्थानीय मतलब पैटर्नल और मैटरनल या न्यू, कोई भी इसको स्टार्ट कर रहा है या कोई भी, तो कोई भी हो जाएगा कि भाई एक परिवार का निवास तो कैसा भी हो सकता है, मातृस्थानीय भी हो सकता है, पितृस्थानीय भी हो सकता है, नवस्थानीय भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैवाहिक रचना और गठन का आधार हो सकता है एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार, मूल परिवार या संयुक्त परिवार। तो वैवाहिक रचना और गठन का आधार आपके सब हो सकते हैं। एक विवाह परिवार भी हो सकता है, बहुविवाह परिवार भी हो सकता है। एक विवाह का मतलब जिस फैमिली में एक ही विवाह हुआ हो, बहुविवाह मतलब जिस फैमिली में 2-3 बार विवाह किए गए हैं, और जैसे मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली आ गई और आपके ज्वाइंट फैमिली आ गई। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त परिवार के विघटित होने का मतलब उनके टूटने का कारण क्या क्या है? औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन है, यातायात के साधनों में उन्नति है, जनसंख्या का बढ़ना है, नगरीकरण है, मकानों की समस्या है। अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। औद्योगिकरण का मतलब हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, नगरीकरण का मतलब हो गया अर्बनाइजेशन, और मकानों की समस्या। तो ये सब जो कारण है वो संयुक्त परिवार के टूटने के हैं। सादा इन सब परिवार से आजकल ज्वाइंट फैमिलीज बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विवाह से संबंध आधुनिक परिवर्तन करना प्रवृत्तियां क्या है? विवाह से संबंध, विवाह से रिलेटेड। विलंब विवाह, विलंब विवाह का मतलब होता है कि एज को घटा देना। पहले मैंने आपको बताया बहुत कम एज थी, मनुस्मृति की बात मैंने आपको बताई है, उसमें तो जो एज दी है लड़के की वो 24 साल है, लड़की की 12 साल है। 12 साल है शायद उसमें, हाँ 12 ही साल है। तो ये क्या किया गया, धीरे धीरे जो हिंदू मैरिज एक्ट आया उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए और जो एज है वो कितनी कर दी गई, 18 साल लड़कियों की और 21 साल लड़कों की। विधवा पुनर्विवाह, तो ये आधुनिक परिवर्तन था। विवाह के उद्देश्यों में परिवर्तन लाना। पहले क्या था, बहुत सारे राजा जो है शादी करते जाते थे, किसमें करते जाते थे, बच्चे के लिए करते जाते थे। मान लो उनकी वाइफ को बच्चा नहीं हुआ तो बच्चे की चाह में किए जा रहे हैं, या लड़के की चाह में बच्चों। आजकल क्या है, अगर बेटी भी है तो बेटी को समान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की बेटी है तो वो बेटा होने के लिए बच्चे किए जा रहा है। हालांकि अभी भी कुछ लोगों में ऐसा मेंटल सेट है कि एक लड़का होना चाहिए, तो वो कितने भी बच्चे होते जाते हैं, मान लो गर्ल्स हो रही हैं तो वो फिर भी लड़के की चाह में करते जाते हैं, जो कि गलत है। और विवाह विच्छेद के प्रति झुकाव, तो ये सब जो है बिल्कुल ठीक है। सादा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो इसी में तो है आपके जो चेंजेस लाए गए हैं वो इन सब चीजों में तो लाए गए हैं ना। नाउ द नेक्स्ट इज, सह शिक्षा युवक युवतियों को आपके क्या करता है, सह शिक्षा युवक युवतियों को एक दूसरे के निकट लाने का और यौन संबंधी, सह शिक्षा समझते हैं आप, जो आपके को एजुकेशन जिसे आप बोलते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, और यौन संबंधी नैतिक पतंग से उनकी रक्षा करने का सर्वोत्तम उपाय है। ये शब्द किसने बोले हैं? ये शब्द आपके डॉक्टर घुरिये के हैं। बिल्कुल ठीक बोलते हैं वो कि कोएड होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो लड़के लड़कियों की हेजिटेशन होती है वो भी खत्म होती है, और दूसरे वो हर चीज को पढ़ते हैं एक साथ तो उनमें जो है मैच्योरिटी डेवलप होती है। ठीक है, ये ऐसा इनका मानना है डॉक्टर घुरिये का, और इन्होंने ये शब्द दिए हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। डैश तब कहा जाता है जब एक पुरुष केवल एक स्त्री से विवाह करता है और उस स्त्री के जीवन काल में दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करता। ये किस टाइप का विवाह है? तो ये आपके बहुविवाह है, बहुपत्नी विवाह है, एक विवाह है, कोई नहीं। तो ये एक विवाह है जहां पर एक पुरुष केवल एक स्त्री से शादी कर रहा है और जीवन भर उसके साथ रहता है, जो कि नॉर्मली अब हम लोग की फैमिलीज में सब में देखने को मिलते हैं। पहले आपके बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह हुआ करते थे, जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पत्नी के साथ 2 या अधिक पुरुषों का विवाह होता है तो ये कैसा विवाह कहलाता है? बहुपति विवाह कहलाएगा, कि भाई उसके बहुत सारे पति हैं। ठीक है, एक पत्नी है और कई सारे उसके 2 या 2 से अधिक पुरुष के साथ उसकी शादी हुई है, तो ये बहुपति विवाह है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
डैश के विचार अनुसार हम उस गृहस्थी को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें स्वतंत्र परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के सदस्य, जिसके सदस्य आपस में सम्मति, आय, पारस्परिक अधिकारों, उत्तरदायित्व के माध्यम से संबंधित हों। ये किसने डेफिनेशन दी है, किसकी डेफिनेशन है, किसके विचार के अनुसार ऐसा हो सकता है? ये आरपी देसाई की डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरपी देसाई कहते हैं कि हम गृहस्थी को संयुक्त परिवार तब कहते हैं जब स्वतंत्र परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के सदस्य रह रहे हैं, आपस में सबकी संपत्ति है, सबकी आय, सबके अधिकार, सबके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो संबंधित हैं। तो ये आरपी देसाई की डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डैश के अनुसार परिवार पति पत्नी उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। किसके अनुसार? इलियट और मैरिल की डेफिनेशन है ये, कि परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इलियट और मैरिल की, याद रख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, डैश के अनुसार बच्चों की कामना धार्मिक और नैतिक मंतव्यों से तो होती ही है, यह मानव जाति के अपने अस्तित्व को बचाए रखने की नैसर्गिक वृत्ति से भी होती है। समानता यह व्यक्तियों, जातियों, जनसमूहों की सर्वाधिक तीव्र इच्छाओं में से एक होती है। ये किसने एक डेफिनेशन दी है कि बच्चों की कामना जो है वो धार्मिक नैतिक से तो है ही, ये मानव जाति के लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भी है कि भाई शादी क्यों करते हैं, किसके अनुसार शादी और परिवार बचाया जाता है कि भाई हमारी जनरेशन आगे बढ़े, हमारे बच्चे हो, जरूरी है हमारा ब्लड हो, है ना, हमारा खून हो, हमारा रक्त हो जो हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाए। ये हर जाति में होती है, हर जनसमूह में होती है, हर जनसमूह की ये इच्छा होती है। तो ये डेफिनेशन आपके किसने दी है? ये डेफिनेशन आपके प्लिस ने दी है। किसने दी है? प्लिस। ठीक है, ये प्लिस की डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाइवर और पेज द्वारा दी गई परिवार की परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी जो मैकाइवर और पेज ने दी थी, कि परिवार का आधार यौन संबंध है। बिल्कुल ठीक, संबंध स्थायी होते हैं, संतान के माध्यम से मानव जाति का अस्तित्व बना रहता है। ये सभी जो है डेफिनेशन है मैकाइवर और पेज की, जो उन्होंने फैमिली के लिए डिफाइन की है। परिवार के कुछ लक्षण हैं, मैंने आपको बहुत सारे लक्षण बताए थे जो मैकाइवर और पेज ने दिए थे, उनके अनुसार कौन कौन से हैं? तो यौन संबंध बनाना उनके डेफिनेशन से भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, विवाह का और वंश को बढ़ाना, आर्थिक व्यवस्था करना और एक सामूहिक निवास बनाना, ये सब उनके अकॉर्डिंग जो है फैमिली के कुछ लक्षण होते हैं, फैमिली के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैंने आपको कराया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना चाहिए, बताइए। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में सुंदरता, मितव्ययता, सूझबूझ होनी चाहिए, नम्रता। भाई सूझबूझ होनी चाहिए, तभी तो वो फैमिली वेलफेयर कर सकती है अच्छे से, है ना। नेक्स्ट, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, मतलब एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि यह शरीर को कैसा बनाता है? यह शरीर को आपके क्रियाशील बनाता है और आपको हेल्दी बना के रखता है, मतलब स्वस्थ बना के रखता है, क्रियाशील बना के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आपकी सारी नीड्स कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आपके आय का शेष भाग बच गया है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बचत तो बोलेंगे। आपकी सारी नीड्स कंप्लीट हो गई और आपने अपनी आय को फिर भी बचा लिया, तो वो क्या है? आपकी बचत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? मतलब कंटामिनेटेड फूड से कौन सा रोग फैलता है? तो कंटामिनेटेड फूड से आपके हैजा फैलता है। हैजा आपके कंटामिनेटेड फूड से फैलता है, जबकि रिकेट्स विटामिन डी से फैलता है, तपेदिक मतलब टीबी आपके बैक्टीरिया से फैलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, जो ब्लड में जो है आपके वो कौन शुद्ध करती है? बॉडी में ब्लड को शुद्ध कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन आपके क्या करती है? रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो कौन सी आपके जो है बढ़ जाता है रोग, संभावना रहती है? कैंसर को बढ़ने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसका जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है वो वहां का पहला चिकित्सा अधिकारी होता है, वहां का मेडिकल ऑफिसर होता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO जो है वो किसका प्रबंध करता है? तो WHO भाई विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन आपके 1951 में हुआ था। हम रिवीजन क्लास ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस ले रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिएगा, लास्ट तक देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, टॉन्सिल्स अगर हो जाते हैं तो उस पर क्या उपयोगी है? नमक के गरारे, चीनी खा लें, लौंग चूसना, ईसब घोल पी लें। नमक के गरारे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है आपके H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये मैंने अपनी तरफ से डाला है स्टूडेंट्स कि वाटर में जो है आपके अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा जल में आपके स्थायी कठोरता का कारण क्या है। मतलब जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर में और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर में, वो किसकी वजह से होती है, यहां पर आपको ये आंसर बताना है। तो जल में अस्थायी कठोरता का मतलब होता है कि वाटर में आपके टेम्परेरी हार्डनेस है। तो टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि हम वाटर से टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो किस तरीके से दूर कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं जल में जो है अस्थायी कठोरता की? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर घुले हुए होते हैं, क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण जो है आपके जल में अस्थायी कठोरता होती है। और जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। कठोरता का मतलब होता है हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस। तो अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता, ये दोनों क्वेश्चन इसीलिए मैंने खुद से ऐड करे हैं। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं तो क्या होती है जल में आपके अस्थायी, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इसी में ऐड किया है स्थायी कठोरता, मतलब परमानेंट हार्डनेस का कारण क्या है? तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होने के कारण, उसमें क्या थे? बाइकार्बोनेट। इसमें क्या होते हैं जल में आपके? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होने के कारण जो है आपके जल में परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। और ये आपके धोने का सोडा आप मिला दीजिए वाटर में तो उससे ये कठोरता खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? ये मैंने पढ़ाया हुआ भी है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस मैंने पढ़ाया हुआ भी है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को ऐड किया है क्योंकि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए, अस्थायी कठोरता क्यों होती है और स्थायी मतलब परमानेंट हार्डनेस क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं के पानी की शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कुएं के पानी को साफ करना है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल कैसा होता है? जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है? तो प्योर वाटर आपके स्वादहीन, गंधहीन, रंगहीन, मतलब टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस होता है जो आपके प्योर वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता का क्या कारण है? अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाटर की हार्डनेस का क्या कारण है, तो आप क्या आंसर देंगे कि वाटर में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट का पाया जाना क्या होता है? पानी की हार्डनेस का कारण है। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए कि जल की आपकी स्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो मैंने आपको बता दिया कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट। और अगर आपसे पूछा जाए जल की अस्थायी मतलब टेम्परेरी हार्डनेस का क्या कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सारे क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा ऐड करती चली आई हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वाटर को प्यूरिफाई करने की, तो उसको बॉईल कर दें, उबाल दें। जल को शुद्ध करने की सबसे अच्छी विधि है घरेलू स्तर पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग कब कहाँ फैलता है? गर्मी में, सर्दी में, तीर्थ स्थान मेलों में। तीर्थ स्थान मेलों में जो है आपके हैजा रोग फैलता है। इसकी वाहक कौन होती है? इसको कौन कैरी करता है? तो मक्खियां इसको कैरी करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन आपके मुंह से, मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। कौन होता है? टाइलिन होता है। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को तोड़ देता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ आता है? ग्रसनी मतलब ईसोफेगस पाइप, इसे आहार नाल बोलते हैं, भोजन नाल बोलते हैं। आहार नाल नहीं, सॉरी, भोजन नाल बोलेंगे। और ईसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। तो ग्रसनी के बाद भोजन आपका आमाशय में आता है, स्टमक में आता है। कहाँ आता है? स्टमक में आता है। स्टमक के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। पहला पार्ट कार्डियक होता है, दूसरा पार्ट फंडिक होता है, तीसरा पार्ट पाइलोरी होता है। पाइलोरी में आपकी क्या पाई जाती है? मैंने आपको पूरा बताया था ये, हाँ, लाइक इसी तरीके से हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। पहला पार्ट आपकी क्या हो गया? कार्डियक हो गया। ठीक है, क्योंकि हार्ट के पास होता है इसलिए इसे कार्डियक पार्ट बोलते हैं। इसमें इसके HCl मिलता है फूड में। दूसरा पार्ट जो होता है वो फंडिक होता है, जहां पर 4 घंटे तक फूड रहता है। उसमें रूजी पाए जाते हैं। रूजी
फूड को रोक के रखते हैं। तीसरा पार्ट आपके हो गया पाइलोरी। पाइलोरी में क्या पाई जाती हैं? जठर ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्लियर? अब किसी ने भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैम अगर जो है स्टमक में आपने बताया HCl पाया जाता है तो क्या स्टमक की वॉल जो है वो खराब नहीं होंगी? ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया, मेटाबॉलिज्म पढ़ाया, तो किसी ने भी नहीं पूछा मुझसे। मैं बताती हूँ, किसी ने नहीं पूछा लेकिन मैं बताती हूँ। जो आपके अमाशय होता है, अमाशय में आपके HCl पाया जाता है, जिससे आपके क्या हो जाता है, अगर ये बढ़ जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है। इसको अमाशय को कौन बचाता है? तो म्यूकस बचाता है। एक म्यूकस लेयर होती है अमाशय की, ये खुद ही जो होती है, ये जो लेयर होती है अमाशय में, ये अमाशय की वॉल को बचाती है HCl से। और कैसे बचाती है मैंने आपको ये चीज नहीं बताई क्योंकि आपने पूछी नहीं, अब बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में श्लेष्म बोलते हैं, म्यूकस। ये क्या करता है? ये खुद ही मतलब जो क्षार होता है, क्षार, वो अपनी वॉल से सिक्रीट करता रहता है, जिसकी वजह से जो अमाशय की वॉल है, दीवारें हैं, वो HCl से खराब नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके यहाँ पर 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समय, धन, वस्तुएं और संपत्ति कैसे साधन हैं? तो ये सब आपके भौतिक साधन है। अगर समय, धन, वस्तु, संपत्ति के साथ पूछा जा रहा है तो भौतिक साधन है, और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले समय कैसा साधन है तो आप मानवीय में लगाएंगे। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज में लगा देंगे आप समय को। दोनों में कंसीडर करते हैं, बट इसका यूज सबसे ज्यादा कौन करता है, यूटिलाइज कौन करता है 24 घंटों को? तो ह्यूमन करते हैं, इसलिए हम इसको ह्यूमन रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला आपके सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कारक कौन सा होता है? परिवार के सदस्यों का सहयोग, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, या योजनाबद्ध होकर कार्य करना। तो योजनाबद्ध होकर कार्य करना जो है किसी भी कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट, परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए निम्न में से किन मूल सिद्धांतों के ज्ञान का होना आवश्यक होता है? आय का, व्यय का, अर्थशास्त्र का। भाई अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा आपको तो आय का डायरेक्टली हो जाएगा और व्यय का भी हो जाएगा। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, जब आप इकोनॉमी को समझेंगे तो आप आय को भी समझेंगे और व्यय को भी समझेंगे, है ना। परिवार की अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आपको अर्थशास्त्र पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, राष्ट्रीय कार्रवाई योजना, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन आपके किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? तो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन जो है आपके 1992 में स्टार्ट किया गया था। ठीक, एक बार इसको रीचेक कर लेना, वैसे इसका आंसर 1992 ही है, लेकिन फिर भी आप रीचेक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय कार्रवाई योजना। नेक्स्ट वन इज, आकार और योग्यता की वृद्धि को क्या कहते हैं? देखो, आकार में भी वृद्धि हो रही है और आपकी इंटेलिजेंस मतलब योग्यता की भी वृद्धि हो रही है, तो ये दोनों कहलाएगा भाई। ग्रोथ भी कहलाएगा, डेवलपमेंट भी कहलाता। मैंने बोला था ना, ग्रोथ आपका क्या है? दिखता है मतलब आप आकार में बढ़ रहे हैं तो आप दिख रहे हैं, आपकी हाइट एंड वेट बढ़ रहा है तो दिख रहा है, वो परिमाण मतलब आप उसको मेजर कर सकते हैं। बट क्या योग्यताओं को आप मेजर कर सकते हैं कि कितनी आपकी मेंटल जो है एबिलिटी बढ़ गई, या वो तो मैच्योरिटी से आता है ना, वो तो दिखाई देता है जब आप कुछ वर्क करते हैं, कितना आप किसी चीज को समझते हैं, कितना आप किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये डेवलपमेंट में आ जाता है। डेवलपमेंट पूरा एक पार्ट है, डेवलपमेंट में केवल ग्रोथ एक पार्ट होता है जो आपके कुछ टाइम तक के लिए होता है, फिर ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है, ग्रोथ का भी एग्जाम्पल है और डेवलपमेंट का भी एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट इज, विकास निम्नांकित में से क्या है? डेवलपमेंट निम्नांकित में से क्या है? तो डेवलपमेंट डायरेक्टली अगर पूछा जाए वैसे तो दोनों ही होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ होते हैं, बट बेसिकली जो डेवलपमेंट होते हैं वो आपके गुणात्मक होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं उसमें। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन किस में होते हैं? आपके वृद्धि में होते हैं, अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। आपके निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकलांगता असमर्थता के लिए जो है कारणों में शामिल है? मतलब कोई भी बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल हो गया है, असमर्थ हो गया है, तो क्या कारण हो सकते हैं? माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार, एकदम करेक्ट। शल्य चिकित्सा के कारण शरीर में किसी अंग का कटना, मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह ऐसा किया गया जिससे बच्चे का कोई अंग कट गया है, बिल्कुल करेक्ट। शैशव काल में किसी दुर्घटना के कारण हड्डियों की समस्या, बिल्कुल करेक्ट, मतलब सभी। शल्य चिकित्सा यहाँ पे किसकी समझ रहे हैं? अगर माँ की मान लो ऑपरेशन वगैरह हो रही है, सर्जरी हो रही है, बाई चांस किसी धोखे से बच्चा जो सिजेरियन बर्थ होती है उसमें कोई दिक्कत हो गई बच्चे को, तो कोई अंग कट गया तो भी तो वो डिसेबिलिटी हो जाती है ना, तो ये सारे हो जाएंगे। या उसी को मान लो कोई चोट लग गई है तो ऑपरेशन हुआ, तो उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
असमर्थ बच्चा वह है जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक मतलब उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल क्षमताएं सामान्य औसत से हटकर हैं, बिल्कुल उसी को तो हम असमर्थ बोलेंगे ना। तथा जिसे अपनी पूर्ण क्षमताएं विकसित करने के लिए किसी खास शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। यह जो कथन है ये किसने दिया है? ये बेंथम से संबंधित है, कोफो से संबंधित है, विलियम क्रो से संबंधित है, ये बेकर से संबंधित है? ये बेकर से संबंधित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपान आवश्यक है किसके लिए? शिशु माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, ना शिशु के लिए ना माता के लिए? भाई दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है आपके ब्रेस्ट फीडिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? प्रोटीन संरक्षण की क्षमता रखते हैं, वसा संरक्षण की क्षमता रखते हैं, विटामिन संरक्षण की क्षमता रखते हैं, या खनिज लवण की क्षमता रखते हैं? तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है। प्रोटीन को ऊर्जा के लिए टूटने से बचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटीन संरक्षण की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे रोगी जिन्हें चबाने में, निगलने में और पचाने में कठिनाई हो रही है, मतलब वो च्यू नहीं कर पा रहे हैं, स्वलो नहीं कर पा रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे आप कैसा आहार देंगे? नर्म मतलब सॉफ्ट और अर्ध ठोस आहार देंगे, हल्का आहार देंगे, तरल आहार देंगे, ठोस आहार देंगे? आप कैसा आहार देंगे? जो चबा नहीं पा रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं, पचा भी नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें तो हम आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल लिक्विड डाइट देंगे, तरल आहार देंगे, लिक्विड डाइट पे ले आएंगे। ना तो वो चबा पा रहे हैं, वो निगल भी नहीं पा रहे हैं। हम अर्ध ठोस आहार भी कैसे दे सकते हैं जब वो निगल ही नहीं पा रहा है, पचा भी नहीं पा रहा है? तो हम उनको बिल्कुल लिक्विड डाइट पे ले आएंगे। ठीक है, मतलब बहुत हालत क्रिटिकल है पेशेंट की। नेक्स्ट वन इज, गर्भवती स्त्री है, स्तनपान कराने वाली स्त्री है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग मदर है, शिशु है, किशोर के आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए? तो बहुत आप आसानी से लगा सकते हैं, प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। आप प्लस करते हैं ना, कैलोरीज भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिशु किशोर दोनों भी ऐड कर दिए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज, तरल आहार दिया जाता है, लिक्विड डाइट कब देते हैं? ज्वर के बाद की स्थिति में, वमन अतिसार, वमन मतलब वॉमिटिंग होना, ठीक है, ऑपरेशन के बाद की स्थिति में, या सब में? हाँ तो सब में देते हैं, वॉमिटिंग के बाद भाई, और जो डायरिया हो जाता है, अतिसार, दोनों में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, दोनों में वाटर का लॉस होता है, फीवर के बाद भी बहुत कमजोरी हो जाती है, तो जूसेस वगैरह देते हैं, ऑपरेशन के बाद भी देते हैं। तो उपरोक्त सभी स्थिति में आपके लिक्विड डाइट आप दे सकते हैं। ठीक, लिक्विड डाइट में केवल जूसेस नहीं आते हैं, आपके दाल का पानी वगैरह भी आता है, बहुत सी चीजें आती हैं। मूंग की दाल का पानी बहुत ताकत देता है, फीवर के बाद वगैरह भी, ऑपरेशन के बाद मूंग की दाल का पानी ही दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज, बुनियादी रंजक द्वारा में रंगे जाते हैं। बुनियादी रंजक द्वारा में क्या रंगे जाते हैं आपके? चमड़ा, कागज, टोपी या पगड़ियां? तो ये सभी जो है आपके बुनियादी डाइस के द्वारा रंगे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, रंग बंधक रंग जो कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे डाइस जो आपके कोलतार से प्राप्त किए जाते हैं, इनका गुण क्या होता है? ये चमकीले होते हैं, पक्के होते हैं, गहरे होते हैं? ये पक्के रंग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज, वाट डाइस जो वाट रंग होते हैं, इस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो रोशनी का, ब्लीचिंग का, धूप का, धुलाई का, इनका किसी का भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, वेट डाइस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्रोम लवण रंग बंधक रंग के लिए उपयोगी हैं। जो क्रोम कलर्स होते हैं वो किसके लिए उपयोगी होते हैं आपके? वो धातु यौगिक, चमकदार और पक्कापन लाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बासादा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके, एक सेकेंड, बासादा इसमें ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। प्राथमिक चिकित्सा द्वारा डूबने से बचे व्यक्ति को आप कैसे बचा सकते हैं? कौन सी विधि से? फेफड़ों से पानी निकालकर, डॉक्टर बुलाकर, अस्पताल पहुंचाकर? तो आपको फर्स्ट एड देनी है। तो फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को जो है फेफड़ों से पानी निकालकर आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी भी तरीके से उसको दबाकर। कृत्रिम श्वसन का महत्व क्या होता है? आर्टिफिशियल सांस आप दे रहे हैं, पेट से पानी निकालना, मुंह से सांस देना सरल होता है, स्वयं सांस नहीं ले सकता, धीमी नाड़ी। तो कृत्रिम श्वसन का महत्व है कि आप वो स्वयं सांस नहीं ले पा रहा है, तभी तो आप उसको क्या कर रहे हैं, अपने मुंह से सांस दे रहे हैं। मुंह से सांस लेना सरल होता है, वो कृत्रिम श्वसन नहीं होता है। कृत्रिम श्वास दे रहे हैं, आर्टिफिशियल आप उसको दे रहे हैं क्योंकि वो स्वयं सांस नहीं ले सकता, तभी तो आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, परिचारिका के कार्य में क्या क्या सम्मिलित है? परिचारिका को क्या क्या करना चाहिए? रोगी का बिस्तर बदलना चाहिए, ठीक, उससे जो है यूरिन वगैरह कराना चाहिए, ठीक, उसको भोजन कराना चाहिए, उसको तसल्ली देना चाहिए। तो ये सभी काम जो है आपके परिचारिका के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोट लगने, कट जाने से आपकी ब्लड वेसल्स कट जाती हैं, रक्त वाहिनियां फट जाती हैं या कट जाती हैं, रक्त बहने लगता है, इस स्थिति को आप क्या बोलेंगे? तो ब्लड का बहना, रक्त स्त्राव आप बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोनिया उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया हैं आपके, वो कैसे दिखते हैं? न्यूमोनिया, जब निमोनिया हो जाता है ना, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप क्या होती है? बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते हैं आपके, कुछ गोल होते हैं, कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक, है ना। तो न्यूमोनिया जिससे होता है कॉज, लंग्स में आपके पानी भर जाता है। मैंने आपको बताया था जो एल्वेली होती हैं उन्हीं में क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। एल्वेली क्या है? बेसिक यूनिट है लंग्स की, क्लियर। तो उसमें आपके जो है बैक्टीरिया वो कैसे दिखते हैं? तो वो गोल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? गोल गोल बैक्टीरिया देते हैं, मतलब उनकी शेप कैसी होती है? गोल होती है। नेक्स्ट इज, कॉलरा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कॉलरा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की जो आपके शेप होती है वो कैसी होती है? कॉमा, डंडा या स्प्रिंग। तो स्प्रिंग लाइक होती है उनकी। कैसी शेप होती है उनकी? स्प्रिंग के लाइक शेप होती है। इस तरीके से स्प्रिंग लाइक शेप होती है। आकार पूछा है। नेक्स्ट, काली खांसी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो काली खांसी आपके बहुत लंबे लंबे बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। उसका बैक्टीरिया कैसा होता है? लंबा होता है, क्लियर। नेक्स्ट, अशुद्ध जल को शुद्ध कर सकते हैं किस विधि से? अशुद्ध जल को आप किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं? तो भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, इन तीनों विधियों से जो है आप इम्प्योर वाटर को प्योर कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शंस हो जाएंगे। ये सारी विधियां मैंने पढ़ाई हुई हैं। किस तरीके से, आप बहुत सारे मेथड पढ़ाए हैं, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर को निकालने के लिए बाय बॉइलिंग है, बाय क्लार्क मेथड है, और आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके कैसे आप निकाल सकते हैं जल की कठोरता। और ये थी आपकी टेम्परेरी हार्डनेस कैसे निकाल सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए आप उसमें डिस्टिलेशन कर सकते हैं, परम्यूटेड मेथड का यूज करते हैं, सोडा मिलाकर यूज करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड का यूज करते हैं, कैल्गन मेथड का यूज करते हैं। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो परमानेंट हार्डनेस है कौन कौन सी विधि से निकाल सकते हैं परमानेंट हार्डनेस? तो कैल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, डिस्टिलेशन, परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड विधि को हिंदी में परम्यूटेड विधि ही बोलते हैं, कैल्गन मेथड को हिंदी में कैल्गन ही बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? कैल्गन मेथड में वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं, सल्फेट कैल्गन से मिलकर आपके एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देते हैं, जिसको आप छान लेते हैं और आपको प्योर वाटर मिल जाता है। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ही आपके कैल्गन कहलाता है। ये पूछ सकते हैं, सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। वैसे आपने पढ़ भी लिया होगा वाटर वाला कि कैसे वाटर की अशुद्धियां दूर करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है, तो आयन एक्सचेंज मेथड भी आपकी जो है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किया जाता है वाटर की। परम्यूटेड विधि में किया जाता है, परम्यूटेड विधि भी आपके वाटर की परमानेंट हार्डनेस दूर करने के लिए किया जाता है। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी कठोरता। और अस्थायी कठोरता हम कैसे दूर कर सकते हैं? नॉर्मल बॉईल करके घर में। और क्लार्क मेथड, जो क्लार्क विधि होती है, इससे जो है आप जल की अशुद्धि को दूर कर सकते हैं क्लार्क मेथड से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? क्लार्क मेथड में जल में चूने का पानी मिला देते हैं, CaOH2। चूने का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। तो जल में चूने का पानी मिला देते हैं, इससे क्या होता है? जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से क्या होती है? अस्थायी कठोरता, मतलब टेम्परेरी हार्डनेस। और कार्बोनेट से क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जब आप चूने का पानी मिलाते हैं क्लार्क मेथड में, तो ये दोनों क्या करते हैं? चूने के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और तुरंत ही जो है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे तल पे बैठ जाते हैं और आपको ऊपर क्या मिल जाता है? प्योर वाटर मिल जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब सफेद सी लेयर होती है, वो पानी में नीचे आपको दिखने लगेगी। तो ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए। परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर कर सकते हैं और हम क्या टेम्परेरी हार्डनेस कैसे दूर कर सकते हैं? फिर से सुन लीजिए। टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने के लिए हम बॉइलिंग करते हैं, घर पे नॉर्मल आप बॉईल कर लेते हो, ठीक है। क्लार्क मेथड का यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालकर हम जल से अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं, क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है जल से आप स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे, स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां बताइए, तो बाय मिक्सिंग सोडा मिलाकर, ठीक। डिस्टिलेशन मेथड, परम्यूटेड मेथड, कैल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ये सारे मेथड जो हैं जल से क्या दूर करते हैं? जल से परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बस यही आपसे क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। तो ये आपके परमानेंट हार्डनेस, अशुद्ध जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, किस तरीके से परमानेंट हार्डनेस दूर कर सकते हैं, किस तरीके से आप टेम्परेरी हार्डनेस दूर कर सकते हैं, सब मैंने बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
पानी उबालने की क्रिया में क्या होता है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है? बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कैल्शियम के जो लवण है वो अघुलनशील हो जाते हैं और मैग्नीशियम के लवण अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब वो दोनों क्या हो जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में एक सफेद, आप समझ लीजिए लेयर जैसी पानी में नीचे बैठ जाती है ना। जब आप नॉर्मल पानी भी बॉईल करते हो तो देखा होगा पूरा जिस बर्तन में आप गर्म करते हो सफेद सफेद लेयर जम जाती है, तो वो सब क्या हो जाते हैं, अब अघुलनशील हो जाते हैं, पानी में घुल नहीं पाते हैं, वो व्हाइट जो प्रेसिपिटेट आपको दिखता है, तो ये सभी होते हैं जिसकी वजह से आप पानी जब शुद्ध करते हैं फिर आप ऊपर से प्योर पानी उतार लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, रासायनिक पदार्थ जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, चूना, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट और निर्जलीकरण, तूतिया, ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन, क्लोरीन, इन सब का यूज हम करते हैं। अब इन सबको यूज करने के एक एक मेथड है, तो मेथड के नाम मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने सब पढ़ाया हुआ है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था वाटर की हार्डनेस को कैसे हम क्लीन कर सकते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। ठीक। डैश की कमी के कारण प्यास भी लगती है और मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। किसकी कमी के कारण जो है आपके प्यास लगती है, मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है? वमन, रुधिर स्त्राव, अधिक पसीना, प्रतिसूजक हार्मोन, मतलब वमन मतलब उल्टी होना, ब्लड का आपके रुधिर बहना, बहुत ज्यादा पसीना आना और किसी तरीके से आपके स्वेलिंग वगैरह हो जाना हार्मोन्स में, तो इन सब की मात्रा से जो है आपको प्यास भी लगती है और बहुत ज्यादा मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे, आपको प्यास इन सब कारण से लगती है। नेक्स्ट, जल विसर्जन की दर शरीर में नियंत्रित करता है, मतलब वाटर जो आपके बॉडी से रिमूव होता है पसीने से या यूरिन से, इसको कंट्रोल कौन करता है बॉडी के अंदर? तो हार्मोन्स करते हैं। कौन करता है? आपको हार्मोन्स करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा व्यक्ति का जल की दैनिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने में डैश संबंधी दशाएं प्रभाव डालती हैं। एक यंग व्यक्ति है, उसकी वाटर की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उसको कौन कौन सी चीजें निर्धारित करती हैं, मतलब किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है? उसकी क्रियाशीलता ऑब्वियसली है ना, जैसे यंग बच्चे ज्यादा पानी पी लेते हैं, वातावरण, उसके विचार, उसके संवेग, कौन कौन सी चीजें इसमें जो है डालेंगी? तो इसमें आपके आ और बा डालेंगे। संवेग और विचार से पानी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी क्रियाशीलता और वातावरण। तो यहाँ हो जाएगा आपके आ और बा, उसकी वर्किंग कैसी, एक्टिविटी कैसी कर रहा है वो, किस तरीके की, और उसका इन्वायरमेंट, भाई वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो आ और बा हो जाएगा इसका ऑप्शन। विचार और संवेग से पानी का कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल के कार्य में प्रमुख कार्य है, वाटर का क्या क्या फंक्शन होता है बॉडी के अंदर? ब्लड के लिए बिल्कुल सही भाई, हमारे रक्त में क्या है? जल है ना। उपापचयन, उपापचयन मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए एकदम करेक्ट, पाचन क्रिया के लिए एकदम करेक्ट, मूत्र व पसीने के लिए एकदम करेक्ट। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस देश के सदस्य उन्नतिशील होते हैं जहां डेयरी पदार्थ की अधिकता है, ये कथन किसने कहा है? मतलब जहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो वहां पे डेयरी प्रोडक्ट समझते हैं ना, मिल्क, दूध, दूध से संबंधित उत्पाद, ये कथन किसने कहा था? ये अमेरिका का कथन है कि उस देश के सदस्य उन्नतशील होते हैं और हमारे भारत में जो है दूध का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध में पाया जाने वाला कैल्शियम फास्फोरस शैशव काल में क्या करते हैं? शैशव काल मतलब होता है इन्फेंसी, शिशु अवस्था में क्या जमाते हैं? शरीर की हड्डियों को जमाते हैं, बिल्कुल सही बात। दांतों की जड़ को जमाते हैं, बिल्कुल ठीक बात। रक्त को घाव पर, वसा को शरीर में, ये कुछ नहीं है। आ और बा हो जाएगा इसमें। शैशव काल पूछा है आपसे, शैशव काल, तो ये रक्त को घाव पर आप मत ले जाइएगा, ठीक है। शैशव काल मतलब जब बच्चे आपके जन्म हुआ है उसके बाद माँ का दूध पी रहे हैं, कैल्शियम फास्फोरस ले रहे हैं, तो उनकी बॉडी में क्या काम कर रहा है कैल्शियम फास्फोरस? तो आ और बा कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रारंभिक अवस्था में माता के दूध के स्थान पर क्या निकलता है? तो माता के दूध के स्थान पर आंख बंद करके लगा दोगे, कोलेस्ट्रम निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रम की अपेक्षा जल्दी पचता है। कोलेस्ट्रम किसकी अपेक्षा जल्दी पचता है? तो कोलेस्ट्रम आपके ग्लोबुलिन, अमीनो एसिड्स, एल्बुमिन, केसिन, केसिन तो दूध की प्रोटीन होती है जो बाहर दूध में मिलती है, तो इन सब की जो है आपके मतलब अपेक्षा जल्दी पचता है, इसलिए बच्चे को कोलेस्ट्रम जो स्टार्टिंग में माँ का दूध आता है वो जरूर पिलाना चाहिए, वो बहुत जल्दी से पच जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। दूध जमाने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो दूध को जो जमा दे जीवाणु, दही में कन्वर्ट कर दे, वो कहाँ पाया जाएगा? तो वो आपके दूध में पाया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए, दूध को जमाने वाले जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
दही दूध की अपेक्षा जल्दी पचती है। आपको पता है बच्चों में दूध को कौन सा एंजाइम फाड़ देता है, कौन वर्क करता है दूध पर? रेनिन एंजाइम वर्क करता है। रेनिन एंजाइम क्या होता है, एक एज के बाद, एक टाइम के बाद बॉडी में बनना खत्म हो जाता है। इसलिए अडल्ट लोगों को दही खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर कि आप डायरेक्ट दही खा लीजिए, क्योंकि दूध तो वैसे भी दही के फॉर्म में फट जाता है बॉडी के अंदर। तो दही जो है वो दूध की अपेक्षा बॉडी जल्दी पचा लेती है। दही आते भी ठीक रखती है, इसलिए इसे किस रोग में खाना सही रहता है? तो ये आपके अतिसार मतलब डायरिया और जो पेचिश प्रॉब्लम हो जाती है उसमें खाना सही रहता है। आ और बा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डायरिया के पेशेंट को डॉक्टर दही जो है बोलते हैं खाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, छाछ में दूध का सारा निकल जाता है लेकिन दूध में बाकी तत्व विद्यमान रहते हैं। छाछ समझते हैं आप? छाछ जो ठंडी ठंडी छाछ पीते हैं आप दूध में, दूध की दही से बनाते हैं, उसमें क्या निकल जाता है? छाछ में, छाछ में फैट नहीं रहता, वसा निकल जाती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, सब मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी वसा जो होती है दूध की वो निकल जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है। बिल्कुल पता है आपको। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं, फैट भी पाए जाते हैं, लवण मतलब मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को बिनौले से क्रीम प्राप्त होती है, मतलब दूध जब आप बहुत लोग मिक्स करते हैं तो बहुत सारी क्रीम प्राप्त होती है। क्रीम निकालते हैं ना आप दूध के ऊपर से, दूध को क्रीम को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें शुद्ध देसी घी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध देसी घी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहण किए गए जल की मात्रा से विसर्जित जल की मात्रा के समान होना, इसे क्या कहते हैं? मतलब आपने जितना पानी ग्रहण किया है और जितना पानी आपने दिन भर में एक्सक्रीट कर दिया, बाहर निकाल दिया, विसर्जित कर दिया, ये क्या कहलाएगा? ये जल का उपापचयन कहलाएगा। वाटर का मेटाबॉलिज्म होता है क्या? जल का शरीर में संतुलन कहलाएगा। वाटर का बैलेंस कहलाएगा। वाटर का आपके शरीर में बैलेंस कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर में डैश के उपाप जैसे जल प्राप्त होता है। वाटर किससे प्राप्त होता है? वाटर की कौन सी चीज मेटाबोलाइज होती है तो वाटर प्राप्त होता है? इन सब के मेटाबॉलिज्म से आपको जो है वाटर की प्राप्ति होती है। क्लियर है? जल की प्राप्ति होती है। कार्बोज, वसा, प्रोटीन सबके उपाप चयन मेटाबॉलिज्म से जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, शरीर को अपने काम करने के लिए जल कहाँ कहाँ से मिलता है? वाटर को बहुत सारा जल चाहिए काम करने के लिए, तो कहाँ कहाँ से मिलता है आपके? जल पे, भोज्य पदार्थ, शरीर के उपापचय की क्रिया, इन सब से जो है आपके वाटर को मतलब शरीर को जल आपके मिलता है। तो आ व सा, ये जल पे जितने भी आप पेय पदार्थ पीते हैं जिसमें वाटर होता है, चाहे आप चाय पीजिए, चाहे आप कॉफी पीजिए, भोज्य पदार्थ आप खा रहे हैं लाइक दही, रायता, आप थोड़ा बहुत डालते ही हैं, और जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है उससे वाटर मिलता है शरीर को अपने कार्य करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, फेफड़ों के ऊपर एक श्लैष्मिक झिल्ली की दोनों सतहों के बीच जल भरा होता है जो कि दोनों झिल्लियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जल के इस काम का नाम क्या है? तो ये गद्दी के रूप में काम करता है जल, यहाँ पे वाटर, और ये क्या करता है कि दोनों जो झिल्लियां होती हैं उन्हें आपस में रगड़ने नहीं देता, आपस में मिलने नहीं देता। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, शरीर में जल कई कार्य करता है। क्या क्या काम करता है शरीर में जल? निर्माणक है, आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, घोलक है, बहुत सारी चीजें इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, और स्नेहक के रूप में काम करता है। ये सारे ही ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। आ बा सादा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आंख के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं अगर, तो इसका क्या कारण है? तो ऑब्वियसली इसका कारण क्या है? आपके अनीमिया है। लौह रक्त की बॉडी में मतलब ब्लड में आपके आयरन की कमी है, बॉडी में आपके आयरन की कमी है, या आप सही से सो भी नहीं रहे, लेकिन सोने का इसमें ऑप्शन नहीं है। यदि धुंधला दिखाई दे रहा है आपको, विजन क्लियर नहीं है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आपके इसमें ज्यादा ब्लड प्रेशर है आपका, और डायबिटीज है। डायबिटीज में और ज्यादा ब्लड प्रेशर में जो है आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। डायबिटीज के पेशेंट को तो हो जाती है आईसाइट की प्रॉब्लम, और ब्लड प्रेशर में भी। खोया पानी के बिना दूध होता है, इसमें क्या नष्ट हो जाते हैं? खोया में आपके क्या नष्ट हो जाते हैं? ये पानी के बिना दूध होता है, आपको पता है। इसमें वाइटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। क्या नष्ट हो जाते हैं? आपके वाइटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को मशीन के द्वारा गाढ़ा कर देते हैं, खूब गाढ़ा कर दिया, फिर डिब्बे में भर के बाजार में बेच देते हैं, और इसमें शक्कर भी मिलाते हैं। इस टाइप का दूध क्या कहलाएगा? इस टाइप का दूध आपका कंडेंस्ड मिल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके कंडेंस्ड मिल्क। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज दूध का पाउडर। ओहो, थोड़ा ब्लर हो गया, चलो मैं पढ़ देती हूँ। दूध का पाउडर वैज्ञानिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर दूध को सुखाकर पाउडर बना लिया। आपने क्या कर लिया? मिल्क पाउडर जो आता है ना बाजार में बिकता है, इससे क्या नष्ट होता है? ऐसी मेथड्स को यूज करते हैं जिससे कि
उसके विटामिन नष्ट ना हो, विटामिन नष्ट ना हो। जब मिल्क का पाउडर बनाया जाता है तो ऐसे वैज्ञानिक पद्धतियों का यूज करते हैं जिससे उसके विटामिन नष्ट ना हो। नेक्स्ट, दूध में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? कितना परसेंटेज होता है वाटर का? तो आपको पता होना चाहिए दूध में जो वाटर का परसेंटेज होता है वो आपके 80 to 90% होता है। 80 to 90% आपके दूध में जल का अंश होता है। जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा जल की ही होती है दूध में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जल में दूध के घटक किस अवस्था में रहते हैं? जो वाटर है उसमें दूध के घटक आपके किस अवस्था में रहते हैं? तो जल में दूध के घटक आपके घुलनशील होते हैं, इमल्शन होते हैं, कोलाइडल होते हैं। चलिए, अब इतनी बात दूध की हो रही है तो थोड़ा दूध के बारे में हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। आ जाइए, दूध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो बात करेंगे हम, यहाँ पे फिलहाल ये सभी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दूध क्या है? दूध एक आपका पायस है, इमल्शन है। कैसे है अभी मैं बात करती हूँ इसके बारे में, ये मैंने लगाया हुआ है क्वेश्चन। दूध में दुग्ध प्रोटीन कम मात्रा में घोल के रूप में तथा अधिक मात्रा में डैश के रूप में रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके कोलाइडल। चलिए, दूध के प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। दूध आपके नाइट्रोजन युक्त तत्वों में प्रोटीन प्रमुख है, ठीक है। दूध में बहुत सारी प्रोटीन उपस्थित रहती हैं। केसीन जो होती है, जो दूध की प्रोटीन होती है, केसीन इंपॉर्टेंट, आप सुनते जाइएगा। वो दूध के जल में, मतलब जो दूध में जो जल होता है उसमें कोलाइडल अवस्था में रहती है। कौन सी अवस्था में रहती है? कोलाइडल अवस्था में। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि घोल के रूप में, मतलब दूध के जल में जो प्रोटीन होती है केसीन, वो दूध में, उस दूध के वाटर में कोलाइडल फॉर्म में रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। और अब सुनिए, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन क्या होता है? आपको इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस बतानी है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पाइसीकरण। जब वसा को पानी के साथ मिलाकर फेंट देते हैं, आप फैट को जब पानी के साथ मिलाकर के फेंट देते हैं, फैट एंड वाटर, फैट एंड वाटर। तो जब वसा को आप पानी के साथ मिलाकर फेंट देते हैं तो वसा के कण बहुत छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाते हैं और पानी पर आपको तैरने लगते हैं। इसी प्रोसेस को आप इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं, ठीक है। और दूध दही अंडा इनमें सब में फैट जो होती है पायस के रूप में होती है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि दूध किसका उदाहरण है? तो दूध आपके इमल्शन का उदाहरण है, दूध आपके पायस का उदाहरण है। दूध क्या है? दूध एक इमल्शन है। क्लियर हो गया? व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? पाइसीकरण क्या होता है? पानी के साथ मिलाकर फैट को इतनी अच्छे से फेंटते हैं कि वसा के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाते हैं और पानी पर आपको तैरते हुए दिखाई देंगे, तैरने लगते हैं। इसी को पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इमल्सिफाइड फैट जो होती है उसका बहुत महत्व होता है। ये डाइजेशन की प्रोसेस में और एब्जॉर्प्शन में बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो दूध दही अंडे में जो आपके वसा होती है वो पायस के रूप में होती है, मतलब इमल्सिफाइड फैट होता है, इसलिए दूध इमल्शन का उदाहरण है। क्लियर हो गया? इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण, दूध किसका उदाहरण है? इमल्शन का, पायस का उदाहरण है। दही भी पायस का उदाहरण है, अंडा भी इमल्सिफिकेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, दूध के प्रमुख प्रोटीन है। अभी हमने बात करी कि दूध में केसीन जो प्रोटीन होती है वो जल में कोलाइडल अवस्था में रहती है। इसके अलावा दूध में आपके लैक्टो एल्बुमिन भी रहता है, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन भी रहता है। लैक्टोग्लोबिन, ये ग्लूमिन्स लिखा है, ये लैक्टोग्लोबिन्स है। लेफ्टा न्यूमिन्स लिखा हुआ है, ये लेफ्टा न्यूमिन्स ना होकर आपके लैक्टोग्लोबिन्स है। क्या है? लैक्टोग्लोबिन्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो दूध में आपके कितनी प्रोटीन होती है? सुन लीजिए, दूध में आपके केसीन तो होती ही है, कोलाइडल अवस्था में रहती है। इसके अलावा लैक्टो एल्बुमिन होती है, लैक्टोग्लोबिन होती है, ये घुलनशील अवस्था में रहती हैं। केसीन कौन सी अवस्था में रहती है? केसीन आपके जो है कोलाइडल अवस्था में रहती है दूध में। लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोग्लोबिन आपके घुलनशील अवस्था में रहती है, ठीक है। केसीन प्रोटीन टेम्परेचर अम्ल की जब क्रिया होती है तो थक्के के रूप में जम जाती है। जब आप पनीर बनाते हैं दूध से तो उसमें क्या होता है? क्रेसीन का ही मेन काम होता है, बहुत योगदान होता है। और जो आपका पनीर का पानी नहीं होता है, जब आप पनीर बनाते हैं तो उसमें पानी भी तो निकलता है बहुत सारा, जब आप निकाल लेते हैं तो लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लोबिन उसमें आ जाती है, क्योंकि लैक्टो एल्बुमिन लैक्टोग्लोबिन किस में आपके रहती है? घुलनशील होती है, तो वो पानी में घुल जाती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और इसमें आपके सभी तरीके के जो है दूध की जो प्रोटीन होती है वो अच्छी क्वालिटी की, मतलब उत्तम श्रेणी की मानी जाती है। इसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, मतलब वीआईपी हॉल वाले सारे अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। इसलिए दूध आपका एक क्या बोला जाता है, मतलब बहुत अच्छा कंप्लीट डाइट बोला जाता है दूध। समझ में आ गया आपको? तो दूध के आपको प्रोटीन समझ में आ गए, केसीन भी है, लैक्टोग्लोबिन भी है, लैक्टो एल्बुमिन,
ग्लोबुमिन्स नहीं है, और आपके लैक्टोग्लोबिन है, लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टो ग्लोबिन। यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने लिखा हुआ है, क्लियर नहीं लिखा है, तो मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगर दूध को 18 से 20 घंटे तक जो है आप दूध को रख दीजिए, स्थिर रख दीजिए, बिल्कुल हिलाइए नहीं, तो उसकी सतह पर कितने प्रतिशत फैट जमा हो जाएगा? तो 60% फैट जमा हो जाता है। 60% फैट जो दूध का होता है वो जमा हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दूध की शर्करा किससे मिलकर बनी होती है? दूध की शर्करा क्या होती है? लैक्टोज होती है ना। मैंने आपको ये पहले भी बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो लैक्टोज होती है वो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज से मिली होती है। दो अणु ग्लूकोज नहीं होते हैं, एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज से मिलकर बनती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, आ और बा। दूध की शर्करा जो होती है लैक्टोज। क्लियर हो गया? चलो, और हाँ एक चीज और, दूध की प्रोटीन तो आपने सुन ली, केसीन हो गई, आपके लैक्टो एल्बुमिन हो गई, लैक्टोग्लोबिन हो गई। जब आप दूध को गर्म करते हैं ना और जो उसपे मलाई जम जाती है, वो किसकी वजह से जमती है? तो वो आपके लैक्टोग्लोबिन की वजह से ही जमती है। ठीक है, लैक्टोब्यूमिन्स भी बोल सकते हैं उसको, लैक्टोब्यूमिन्स भी लिखा हो सकता है। आपके मेनली लैक्टोग्लोबिन की वजह से ही जो है आपके दूध के ऊपर जो गर्म करने पर मलाई जाती है वो जम जाती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये एक अलग से क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको करा दिया है। अच्छा हाँ, दूध की बात हो रही है तो एक चीज और सुन लीजिए आप दूध के बारे में। दूध में आपके फ्लेविन नामक रंग कण होता है। क्या होता है? फ्लेविन नामक रंग कण होता है दूध में, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा दूध में आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का समावेश भी होता है दूध में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध में अगर आपसे पूछा जाए पिगमेंट कौन सा होता है, दूध का रंग कण क्या होता है, तो फ्लेविन नामक रंग कण होता है। और गैसें कौन सी होती हैं दूध में? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दूध में होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दुग्ध शर्करा ही दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट है। दुग्ध शर्करा मतलब दूध की जो शुगर है, लैक्टोज, वो उसका मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ये पशुओं के दूध में कितनी होती है, मानव के दूध में इसका परसेंटेज कितना होता है? देखो, पशु के दूध में जो होती है ये आपके 4.5 से 5% तक, 4.5 से 5% तक। और जो आपके मानव के दूध में होती है 9.8। तो यहाँ पर जो हमारा करीब करीब एग्जाम्पल है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पशुओं में कितनी होगी? 4.7, एकदम करेक्ट है हमारा। और 9.8 होती है मानव के दूध में आपके लैक्टोज की जो मात्रा होती है, तो यहाँ पर 6.6 है। तो लगभग है, हम वहां तक पहुंच गए हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहे हैं? जो लैक्टोज होती है, जो शुगर होती है दूध की, वो आपके पशुओं के दूध में कितनी होती है? तो 4.5 से 5% तक होती है। और मानव का दूध जो ह्यूमन मिल्क होता है उसमें कितनी होती है? 9.8%। मतलब यहाँ पर 6.6% पर हम चले जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। एकदम करेक्ट, दूध में आपके विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके कैल्शियम भी होता है, सल्फेट भी होता है, आपके फॉस्फेट भी होता है, क्लोराइड भी होता है। ये सब आपके कार्बोनेट के रूप में उपस्थित रहते हैं। दूध में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा दूध में आपके पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन भी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूध सिर्फ लोहा और तांबे की सबसे ज्यादा कम मात्रा होती है दूध में, लोहा और तांबे की। लोहा, तांबा ये सब क्या है? ये सब आपके मिनरल्स हैं। तो दूध में आपके कौन कौन से खनिज लवण होते हैं, कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ उन्हें बोलते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता? तो अकार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी हो गए। इसके अलावा दूध में आपके कौन कौन से मिनरल रहते हैं? तो फॉस्फेट, क्लोराइड, सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन भी होते हैं। दूध में क्या नहीं होता? तो दूध में आपके जो है लोहा और तांबे की बहुत कमी होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है दूध में सबसे अच्छी मात्रा में खनिज तत्व होते हैं। क्लियर हो गया? और ये जो खनिज तत्व होते हैं ये दूध की जल में जो घुलनशील अवस्था होती है और केसीन के साथ मिलकर कोलाइडल अवस्था में उपस्थित रहते हैं। ये घुलनशील अवस्था में भी रहते हैं और केसीन के साथ मिलकर जो कोलाइडल अवस्था होती है, कोलाइडल जो स्टेज होती है, उसमें भी उपस्थित रहते हैं ये खनिज तत्व दूध में। तो ये क्लियर हो गई होगी बातें आप में। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि दूध में बहुत अल्प मात्रा में क्या पाया जाता है? तो लोहा और तांबा, आयरन एंड कॉपर दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट,
रासायनिक क्रिया को तेज करने के उत्प्रेरक हैं। मैंने आपको बताया था कि हाँ, जब मेटाबॉलिज्म की बात आती है तो एंजाइम एंड हॉर्मोन्स ये दोनों क्या है, ये जैव उत्प्रेरक है, बायोकैटालिस्ट है, मतलब ये किसी भी क्रिया को तेज करने के लिए या किसी भी क्रिया को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें भी मेन एंजाइम्स जो होते हैं आपके ये होते हैं, तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा एंजाइम्स। एंजाइम्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन आपसे कहा था कि आ सकता है कि दोनों में से कौन है, तो दोनों में जो है आपकी बॉडी में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और एंजाइम और हार्मोन दोनों हैं क्या, एंजाइम और हार्मोन दोनों प्रोटीन है। दोनों की जो आपकी अगर अवस्था पूछी जाए तो क्या है, दोनों प्रोटीन है। क्लियर। और उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, बायो उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, जैव कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी बॉडी की एक्टिविटी को तेज करने के लिए, कम करने के लिए। आपने देखा होगा अगर बच्चे का पेट वगैरह खराब हो जाता है तो डॉक्टर एंजाइम वगैरह की क्या देते हैं, सिरप देते हैं, उससे पेट अच्छा चलने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उसमें भी अगर हार्मोन्स एंजाइम्स में ही पूछ रहे हैं तो एंजाइम्स। नेक्स्ट देखिए, विशेषज्ञों के अनुसार दूध में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। जैसे दूध में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट। दूध में आपके दूध के तत्वों का विघटन करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे वसा का विघटन करने के लिए लाइपेज होता है, लैक्टोज जो शुगर होती है उसका विघटन करने के लिए लैक्टेज होता है, फॉस्फोरिक अणुओं का विघटन करने के लिए फॉस्फेटेज होता है। तो आपके ये सारे ही आंसर सही हैं। लाइपेज, गैलेक्टेज, एमिसिलेज, स्टार्च विघटन, कैटालेज, ये सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक हैं। और मैंने आपको बता भी दिए कि दूध में जो एंजाइम्स होते हैं वो अलग अलग तत्वों का विघटन करने के लिए पाए जाते हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं, आपके बायोकैटालिस्ट होते हैं, दूध में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए, ये दूध को खट्टा कर देते हैं अगर आप दूध को बॉईल नहीं करेंगे टाइम से। तो दूध को अगर आपने बहुत टाइम तक गर्म नहीं किया और ऐसे ही रख दिया तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये दूध के तत्वों के जो दूध में जो और तत्व पाए जाते हैं उनको तोड़ देते हैं और दूध को खट्टा कर देते हैं। क्लियर हो गया, दूध के बारे में इतनी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, दुग्ध शर्करा का पृथक्करण करने वाला एंजाइम कौन सा है, दूध की शुगर को जो है अलग करने वाला लैक्टेज। हमने अभी बात करी, लैक्टेज जो होता है वो क्या कर देता है, आपके लैक्टेज लैक्टोज का विघटन कर देता है। लैक्टोज का विघटन करने वाला एंजाइम क्या है, लैक्टेज। वसा का विघटन करने वाला मतलब फैट का विघटन करने वाला कौन सा हो गया, लाइपेज। हमने अभी बात करी, तो यहां पर हो जाएगा आपके लैक्टासेज लिखा हुआ है, लैक्टासेज नहीं, इट इज लैक्टेज। क्या हो जाएगा, लैक्टेज। ठीक है, तो लैक्टेज जो है वो दुग्ध शर्करा मतलब लैक्टोज को अलग करने वाला एंजाइम है। लाइपेज किसको कर देता है, तो फैट को। नेक्स्ट देखिए, सीरियल्स शब्द की उत्पत्ति, सीरियल्स मतलब अनाज जिसे आप कहते हैं, यूनानी भाषा के सीरीज शब्द से हुई है। इसमें ये लिया किससे है, ये यूनान की एक देवी का नाम है। और ये मैंने कराया है जब मैंने सीरियल्स पढ़ाए हैं आपको, अनाज ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, तो अनाज यूनान की एक देवी का नाम है। नेक्स्ट, पिसे हुए खाद्यान्नों की अगर आप भूसी निकाल देते हैं तो क्या नष्ट हो जाते हैं। अगर आपने जो अनाज आया उसकी भूसी निकाल दी तो क्या नष्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं और खनिज नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्यान्न के बाहरी आवरण के नीचे एल्ब्यूरिन की परत पाई जाती है। इस परत में आपके कौन से सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एल्ब्यूरिन की परत पाई जाती है। आप जो अनाज होता है, अनाज के आपने अगर लेयर पढ़ी हो तो आप जानते होंगे, इसमें प्रोटीन, थायमीन, फास्फोरस ये सभी जो है सब मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूरोन वाले भाग का भार समस्त खाद्यान्न के बाहर का ये कितना परसेंट होता है आपके, तो 8% होता है। कितना परसेंट होता है, 8% होता है। अनाज की बात हो रही है या अनाज की, जो अनाज होता है उसकी जो लेयर्स आपको पढ़ाई जाती हैं, तो अनाज की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूरोन के परत के नीचे एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म होता है, ये कितना परसेंटेज लेकर रहता है, तो ये 82% पर होता है। कितने परसेंट पर होता है आपके, 82% पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एंडोस्पर्म में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या होते हैं। मान लो ये अनाज है तो अनाज की लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। एंडोस्पर्म में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपके वसा होते हैं, प्रोटीन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। वसा, प्रोटीन और खनिज लवण, बा सा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खाद्यान्न की मुख्य विशेषता क्या होती है। जो आपके खाद्यान्न है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, शक्ति प्रदान करना, पोषक तत्व प्रदान करना, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा प्रदान करना। सभी जो भी आप खाद्यान्न अनाज वगैरह खाते हैं तो ये सब इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट, एक आयोजित भोजन तालिका के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं। आपने एक जो आयोजित मतलब एक प्लान्ड भोजन तालिका है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, तो सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिले, बैलेंस डाइट हो, यही इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट,
खाद्यान्न का चोकर या भूसी निकाल देने से उसकी उपयोगी पौष्टिक भाग क्या हो जाते हैं? अगर आप बार बार उसका चोकर या भूसी बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल देंगे तो उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, चोकर निकला खाद्यान्न पदार्थ किस रूप में प्रयोग किया जाता है? अगर आपने चोकर निकाल दिया है और खाद्यान्न पदार्थ आप यूज कर रहे हैं तो आप उसको ऊर्जा उत्पादक पदार्थ में यूज कर रहे हैं, केवल एनर्जी गिविंग फूड है वो। नेक्स्ट देखिए, किस रूप में खाद्यान्न का प्रयोग सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करता है? किस रूप में खाएं आप तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो है आपको पौष्टिक तत्व मिलेंगे? तो साबुत अनाज खाते हैं, लाइक दलिया वगैरह खाते हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, तो आपको क्या मिलते हैं? सभी पौष्टिक तत्व डायरेक्टली मिल जाते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, चावल कई प्रकार के होते हैं जो कि भोज्य घटों की दृष्टि से एक दूसरे से आपस में भिन्नता रखते हैं। लाल चावल सबसे निम्न कोटि का होता है। लाल चावल की विशेषता क्या होती है? लाल चावल की विशेषता ये होती है कि इसकी कीमत भी कम होती है, इसमें जो है किसी प्रकार के जो है ऊंचे चावलों के समान नहीं होती इसकी एनर्जी, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, और इसके सारे जो हैं आपके जो इसमें गलत चीजें पाई जाती हैं, क्षार वगैरह जो होते हैं वो इसके नष्ट नहीं होते हैं। तो सारे ऑप्शंस इसमें क्लियर हो जाएंगे। लाल चावल के, लाल चावल नहीं खाया जाता है। आपने देखा होगा मोटा मोटा एक लाल चावल होता है, जैसे आई थिंक लाल चावल आपने देखा वो सब निकाल देते हैं चावल में से, तो वो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट, भारत में प्रचलित रूप से जो चावल प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? तो भारत में आपके उसना चावल मतलब पारबॉइल्ड राइस भी खाया जाता है, मशीन का कुटा हुआ चावल भी खाया जाता है, अरबा चावल भी खाया जाता है, सभी चावल खाए जाते हैं। नेक्स्ट, चावल को पॉलिश कैसे करते हैं? पॉलिश राइस खाते हैं ना, पॉलिश राइस खाने से क्या होता है? अगर कोई ज्यादा पॉलिश राइस कंज्यूम करता है तो क्या हो जाता है? उसको बेरी बेरी कॉज होती है। टाइप्स ऑफ बेरी बेरी में बताई थी, 2 टाइप्स ऑफ बेरी बेरी होती है, ड्राई एंड वेट। तो कैसे रंग किया जाता है, पॉलिश कैसे करते हैं? तो ग्लूकोज और टेल्क से जो है चावल को पॉलिश किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनरल्स क्या हैं? अब आपको बताना है मिनरल्स क्या हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर आ जाते हैं। एक मिनट जरा एक घूंट पानी पी लूं मैं, फिर आगे के क्वेश्चंस कराती हूँ आपको। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आपके मैंने बताया अकार्बनिक ठोस है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, अकार्बनिक ठोस है। कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में और प्रोटीन्स में आपके कार्बन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन से होते हैं? बताइए। प्रोटीन के पाचक में, प्रोटीन का पाचन हमने पढ़ा था ना, तो प्रोटीन के पाचन में आपके कौन कौन से सहायक एंजाइम होते हैं? तो आपके ट्रिप्सिन है यहाँ पे दिया, बिल्कुल ठीक, सी हो जाएगा। चलो अब इसको याद भी कर लेते हैं। एंजाइम्स हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, तो मैंने बताया था। आमाशय में कौन करता है आपके? तो पहले प्रोटीन की स्पेलिंग लिखी हुई है। आमाशय में कौन करता है आपके? तो पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। ठीक है, फिर आपके कौन करता है? दूसरा कौन सा एंजाइम काम करता है इस पे? छोटी हाथ में ट्रिप्सिन करता है। कौन करता है? ट्रिप्सिन। और फिर आपके कौन करता है? आपके ई से हमने बात करी थी, इरिप्सिन करता है। कौन करता है? आपके इरिप्सिन। तो ये तीनों जो है एंजाइम्स आपके वर्क करते हैं प्रोटीन पे। इसको आप पीटीई से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे? पीटीई। प्रोटीन में ही आपको मिल जाएगा ये पीटीई, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन। जितने ये इप्सिन है ये प्रोटीन पे वर्क करते हैं, और जितने ओज होते हैं, ओज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब, माल्टोज, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर हो गया? प्रोटीन वाला क्लियर हो गया ना। और आमाशय से स्टार्ट हो जाता है प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन सबसे पहले काम करता है, समझ में आ गया ना। पीटीई से आपने याद रखा हुआ है। और लेट जो एंजाइम्स हैं, जो लेट किससे निकलते थे आपके? लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय रस से निकलते हैं, पेनक्रियास से निकलते हैं एंजाइम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काइम क्या है? आपको बताना है काइम क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काइल क्या है? बताइए काइम क्या होता है? काइम वो होता है जब रेनिन दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब जब आप आमाशय में जो फूड होता है, आमाशय में फूड जितना टूटता है, जितने भी डाइजेशन आमाशय में हो जाता है फूड का, आप फूड मुंह से लेते हैं, आपके दांत चबाते हैं, दांत के बाद आप फूड पाइप में लेते हैं, फिर वो कहाँ जाता है? आपके स्टमक में। तो स्टमक में जो आपके डाइजेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं काइम। स्टमक में हुआ डाइजेशन कहलाता है काइम। ये अभी आधा है, आधा पचा हुआ भोजन आपका क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। और काइल क्या कहलाता है? काइल आपके जब सारा डाइजेशन हो जाता है छोटी आंत में, सब जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन पेप्टाइड का अमीनो एसिड में पाचन कर देता है, इरिप्सिन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड पे काम करके उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये सब कुछ जब हो जाता है, अब जो फूड आपका बचता है उसे काइल कहते हैं। अब जो फूड आपका बचा वो क्या कहलाता है? काइल। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो फूड बचता है वो क्या होता है? काइल होता है। और आमाशय में जो फूड होता है वो क्या होता है? काइम होता है। अब यहाँ इसके डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे।
अमाशय की दीवार जो भी गति करती हैं उससे जो भोजन की लुगदी बनती है उसे काइम कहते हैं। ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें HCl पाया जाता है, तो फूड का मीडियम कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अब मैंने बताया था पेनक्रियास तो कहता है हम अम्लीय फूड पे वर्क ही नहीं करेंगे, इसको कैसा करो, इसको क्षारीय करो। तो क्षारीय कौन करता है? बाइल जूस करता है। मैंने आपको बताया था बाइल जूस क्या करता है और कौन उसको प्रेरित करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन उसको प्रेरित करता है। किसको? गॉल ब्लैडर को, कि भाई फूड अब कहाँ आ रहा है? फूड अब आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे क्या कर दो? फूड को, अभी अम्लीय है उसको क्षारीय कर दो। और जब वो आपके क्षारीय हो जाता है और वो आपके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा डाइजेशन हो जाता है, फिर जो पेस्ट बचता है जो उसको बोलते हैं काइल। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो काइम की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्योंकि वो पेट में हुआ होता है डाइजेशन, उसमें HCl होता है, तो वो काइम होता है। अधपचा भोजन होता है, आधा पचा हुआ भोजन होता है। काइल आपकी पूरी तरीके से पचा हुआ भोजन होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, क्योंकि पेनक्रियास क्षारीय फूड पर ही वर्क करता है, अम्लीय फूड पर वर्क नहीं करता। क्षारीय कौन बनाता है? बाइल जूस बनाता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। प्रतिवर्तित क्रियाएं, रिफ्लेक्सेस एक्शन का केंद्र कहां पर है? भाई रिफ्लेक्सेस एक्शन जो है इसको नियंत्रण करता है स्पाइनल कॉर्ड। अब एक जो आपके हड्डी होती है पीछे, जिसे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसमें आपके जो होता है वो हड्डी होती है आपके, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं उसे। और उसके अंदर जो होती है आपकी जो नसें होती हैं, जो एक मांसनुमा स्ट्रक्चर है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, जो आपके डायरेक्ट आपके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें 31 जोड़ी जो होती है तंत्रिका तंत्र निकली होती है, 31 जोड़ी, ठीक है, इस तरीके से, और 31 इस साइड निकली होती हैं और ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, जितने भी आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उन सब का कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड करता है। और दिमाग का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछ लिया जाए मस्तिष्क का, तो वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। सारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते जा रहे होंगे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? तो शरीर का टेम्परेचर जो है वो आपके हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी पिट्यूटरी होती है, ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, और ये दिमाग में पाया जाता है। और ये शरीर के टेम्परेचर, इसके अलावा आपके शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, भूख लगना, प्यास लगना, आपका प्यार करना, घृणा करना, इन सबको ये कंट्रोल करता है। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परितृप्ति, प्यास के केंद्र, अभी मैंने आपको बताया, प्यास लगना, भूख लगना, प्यार, रोना, घृणा, ईर्ष्या, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं आपके, ये हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती हैं, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस जो है आपके चलो मैं माइंड में एक बार क्लियर कर लूंगी, बता दूंगी मैं, चिंता मत करना, मेरे को बहुत है वो चैप्टर पढ़ाने का, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सुनते जाओ, ठीक है? ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक क्वेश्चन और, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। वो कौन सी ग्लैंड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कंट्रोल नहीं होती? वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कहना नहीं मानती, कहती जाओ अपने घर बैठो जाके, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी कंट्रोल नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान आ गया तो बता दिया। मानव शरीर का टेम्परेचर बताइए, जाड़ों में घटता है, गर्मी में बढ़ता है? ना ही जाड़ों में घटता है, ना ही गर्मी में बढ़ता है, बिल्कुल सही, एक जैसा रहता है मानव शरीर का तापक्रम। चलिए बताइए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बताइए, फारेनहाइट पे बताइए, सेल्सियस पे बताइए, केल्विन पे बताइए। चलिए बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, आंखें बंद करके याद हो जाना चाहिए। फारेनहाइट पे टेम्परेचर होता है आपका 98.6 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सेल्सियस पैमाने पर होता है आपके 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन पैमाने पर होता है आपके 310 केल्विन, 310 केल्विन। समझ में आ गया? टेम्परेचर याद हो गया। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 10 बार कमेंट करके पूछते रहते हो कि मैम सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है? फारेनहाइट पे होता है 98.6 डिग्री, सेल्सियस पे 37 डिग्री, केल्विन पे 310 केल्विन। और ना ही गर्मी में बढ़ता है, ना ही जाड़े में घटता है, एक जैसा रहता है। जब कोई बीमारी होती है तब टेम्परेचर बढ़ता है। समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु भोजी क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, जीवाणु को भी संक्रमित करने वाला विषाणु आपके बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। बैक्टीरियोफेज एक तरीके का वायरस होता है जो जीवाणु को भी संक्रमित कर देता है। जो उसके अंदर डीएनए न्यूक्लियर होता है, डीएनए आरएनए पाया जाता है, ये उसको जो है संक्रमित कर देता है, प्रोटीन की लेयर को खराब कर देता है। किसकी? आपके जीवाणु की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा रोग कीड़ों के काटने से होता है? तो डेंगू रोग जो है वो आपके कीड़ों के काटने से होता है। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। निमोनिया आपके एल्वली में क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है। दमा तो सांस की बीमारी है, तो कीड़े के काटने से तो डेंगू ही होगा ना यहाँ पर।
और इसमें क्या होता है, आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, फीवर आता है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है, विषाणु के संक्रमण से होता है। क्यूलेक्स फेंटिंगस, एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस इजिप्टिव नामक मादा मच्छर फैलाते हैं इस बीमारी को। ठीक है, इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं, इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है, दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा। मादा एडिज मच्छर के द्वारा, मादा एडिज, हाँ मादा एडिज मच्छर के द्वारा ही तो फैलेगा ये आपके, मैंने बताया आपको, क्यूलेक्स फेंटिंगस, एडिज एल्बोपिक्टिस और एडिज इजिप्टी। बिल्कुल ठीक है, एडिज के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो आपके प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो पीला बुखार जो है आपके वायु, जल, घरेलू मक्खी, इनमें से किसी से नहीं फैलता। आपके येलो फीवर, येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो कि एक वायरस से होता है। एडीज वायरस, एडीज जाति का वायरस मच्छर होता है, वो इसे फैलाता है। ठीक है, कौन फैलाता है? एडीज जाति का एक मच्छर फैलाता है, सॉरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता? टाइगर मच्छर मतलब एडिस एल्बोपिक्टस, जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं से आपके डेंगू, चिकनगुनिया, सेंट लुई एंसेफ्लाइटिस और पीत ज्वर मतलब येलो फीवर, ये सब इन्हीं से फैलता है आपके। एडिस एल्बोपिक्टस, इसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा जो है आपके मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो जापानी जो है एंसेफेलाइटिस नहीं होता, बल्कि सेंट लुई एंसेफेलाइटिस जैसे रोग फैलते हैं। जापानी एंसेफेलाइटिस इससे नहीं फैलता। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया टाइगर मच्छर। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो है आपके वायरस, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने की क्रिया आपके वायरस, रेविज नामक जो वायरस होता है, हाइड्रोफोबिया का पूरा नाम रेविज है। और ये किसको आपके प्रभावित करता है? ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उससे जो है आपके हाइड्रोफोबिया जो है आपके विषाणु, ये जो बीमारी होती है उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। क्लियर। नेक्स्ट, मस्तिष्क और मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर, अब सुनो सुनो सुनो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेयर होती है हमारे हर ऑर्गन के, जो तुम्हारे ऑर्गन्स होते हैं, चाहे ब्रेन है, चाहे लंग्स है, चाहे हार्ट है, किडनी है, ये सब एक लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, सब के ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है। तो ये जो मस्तिष्क है या मेरु रज्जु पर जो झिल्ली होती है, वही बता रही हूँ, झिल्ली या लेयर, अगर इस पर सूजन आ जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस होती है। मेनिंजाइटिस क्यों होती है? क्योंकि जो लेयर होती है ना, जो आपके मस्तिष्क को क्या करती है, सिक्योरिटी प्रदान करती है, उसका नाम होता है मेनिंजोइड। क्या नाम होता है? मेनिंजोइड। तो ब्रेन के ऊपर जो आउटर लेयर होती है, जिसके अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजोइड। तो जब इस मेनिंजोइड के ऊपर, ये इसीलिए होती है कि अगर ऊपर से बहुत भारी कोई मान लो आघात पड़ रहा है, तो ये ब्रेन को बचाती है, किससे? आघात से, और फिर ये सूज जाती है। तो जो बीमारी होती है वो मेनिंजाइटिस होती है। क्या होती है बीमारी? मेनिंजाइटिस। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। आप सुनो, लंग्स की कौन सी होती है? आउटर मेम्ब्रेन। जो लंग्स, जिसको जो है मतलब लंग्स क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो कौन सी लेयर होती है? प्लूरो मेम्ब्रेन होती है। हार्ट को कौन करती है? पेरिकार्डियक करती है। किडनी को कौन सी करती है? पेरिटोनियम करती है, पेरिटोनियम। आई को कौन करती है? कार्निया करती है। लीवर को कौन करती है? पेरीहिपैटिक। इसे ग्लिसन कैप्सूल भी कहते हैं। लीवर की जो लेयर होती है उसे ग्लिसन कैप्सूल भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रही हूं, ये जो ग्लिसन कैप्सूल होता है ये आपके लीवर की ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो लीवर को सुरक्षा प्रदान करती है। और बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोमन कैप्सूल आपके किडनी में पाए जाते हैं। बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। स्टमक को कौन आपकी सुरक्षा प्रदान करता है? तो म्यूकस लेयर, मैंने बताया था, वो अंदर से प्रोवाइड करता है। ये बाहर की बात हो रही है। तो मेनिंजोइड लेयर होती है मस्तिष्क के चारों ओर, जो क्या करती है? ये बहुत सॉफ्ट आपके ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल, तो इन्हें भारी आघात से सुरक्षा प्रदान करती है। मस्तिष्क में हो गया मेनिंजोइड, लंग्स में हो गया प्लूरो मेम्ब्रेन, हार्ट की हो गई पेरिकार्डियक, सबसे आउटर मोस्ट लेयर हार्ट की क्या होती है? पेरिकार्डियक होती है। किडनी की पेरिटोनियम, आई की कार्निया, लीवर की पेरीहिपैटिक या ग्लिसन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। ठीक है, और आपके जैसे बच्चा नहीं रहता है एमनियोटिक सैक में, बच्चा कहाँ रहता है? माँ के गर्भ में। एमनियोटिक सैक फ्लूइड होता है ना, एक लेयर होती है ना, पतली झिल्ली होती है ना पानी की, उसमें बच्चा सुरक्षित रहता है ना, ताकि उसको बाहर से कोई चोट ना लगे। सेम ऐसे ही ऑर्गन्स को सुरक्षित रखने के लिए कुदरत ने लेयर बनाई हुई है हर ऑर्गन के ऊपर। उसका मैंने नाम आपको बता दिया, याद कर लेना।
यदि कोई मानवीय रोग पूरे बृहत क्षेत्र में फैल जाए, जैसे अभी कोरोना फैल गया था, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसे हम पेंडेमिक डिजीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंडेमिक डिजीज। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? वायरस से होने वाली बीमारियां, तो मम्स, रेबीज, हर्पीज, ये सब आपके वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। मम्स, रेबीज एंड हर्पीज। तपेदिक तो आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम है, उसमें बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी यहाँ तपेदिक आ गया, फिर नहीं हो सकता, फिर यहाँ तपेदिक आ गया, फिर नहीं हो सकता, तो मम्स, रेबीज और हर्पीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण आपके जीवाणु नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण आपके विषाणु नहीं होता है? विषाणु मतलब वायरस, तो क्षय रोग, सॉरी ये क्या है? एड्स है, एड्स है यहाँ पर आपके। एड्स तो आपके उससे होता है, डिप्थीरिया भी होता है, जीवाणु है, मैं गलत पढ़ रही हूँ, मेरा भी क्या दे, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, तो क्या नहीं है आपके? एड्स नहीं है। एड्स तो वायरल डिजीज है ना, एड्स तो वायरस से होती है, जबकि हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सब आपके किससे होती हैं? ये सब आपके बैक्टीरिया से होती हैं। और एड्स क्या है? वायरल, वायरस मतलब विषाणु से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो पोलियो का वायरस जो है आपके दूषित भोजन और जल से शरीर में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज तो आप याद कर लिया होगा, जोनास साल्क ने की थी, इसलिए इसको साल के टीके के नाम से भी जाना जाता है। साल के टीके के नाम से किसको जाना जाता है? तो पोलियो के टीके को साल के टीके के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? मतलब ये वायरस से नहीं होता, तो क्षय रोग नहीं होता। क्षय रोग मतलब तपेदिक, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कॉजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, तो उसमें बैक्टीरियम छुपा हुआ है, तो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट, पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या होते हैं? वो कौन से पैथोजन होते हैं जो सामान्य जुकाम के लिए आपके उत्तरदायी होते हैं? पोलियो वायरस, राइनो वायरस, ऑर्थोमिक्सो, ल्यूकेमिया वायरस, तो राइनो वायरस। कौन से होते हैं? राइनो वायरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, मतलब लीवर में आपके हेपेटाइटिस बी हो जाता है। क्यों हो जाता है? डीएनए वायरस होता है ऐसा, हैपा डीएनए वायरस है, जिसकी वायरस से आपके हेपेटाइटिस बी आपके हैपा डीएनए वायरस है, ठीक है, जिसके कारण से आपके लीवर में क्या हो जाती है? सूजन और जलन हो जाती है। हैपा डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? अभी हमने बात करी आपके वो प्रोटोजो आपके वायरस होता है। वायरस क्या होता है? प्रोटोजोआ नहीं होता, प्रोटोजोअल डिजीज नहीं होती है, वो वायरस होता है। किस में सूक्ष्म जीव के द्वारा आपके हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण। कौन सा वायरस होता है वो आपके हेपेटाइटिस बी के लिए? कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? मैंने अभी आपको बताया, हेपेटाइटिस बी के लिए वायरस होता है वायरस हैपा डीएनए वायरस, वायरस हैपा डीएनए वायरस। इसका नाम है हैपा, इसको याद कर लो, हैपा डीएनए वायरस, डीएनए वायरस, जिसकी वजह से आपके हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस से डायरेक्टली लीवर अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए। प्लेग चूहे से फैलता है, रेविज कुत्ते से फैलता है, टेप बम सुअर से फैलता है, पोलियो बंदर से फैलता है? जी नहीं, पोलियो बंदर से नहीं फैलता, तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया, छोटी माता, चेचक, ये सब क्या हैं? इन सब का जो है आपके भारत से उन्मूलन हो चुका है, किसको छोड़कर? अभी तक आपके जो है चेचक चल रही है, स्मॉल पॉक्स चल रही है, छोटी माता डिप्थीरिया भी देखने के मिलता है, लेकिन अभी तक आपके केवल 3 चेचक जो है, चेचक का जो है आपके उन्मूलन हो चुका है भारत से। हाँ, डिप्थीरिया और छोटी माता तो आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाती है। भारत 1977 में ही चेचक मुक्त घोषित हो गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, एचआईवी रोग नहीं फैलता। एचआईवी किस वजह से नहीं फैलता? एचआईवी जो एचआईवी है, जिसको एड्स है, उससे रक्त चढ़ा लो, बिना उबली सुई के प्रयोग से, मच्छर के काटने से, या असुरक्षित यौन संबंध से, तो मच्छर के काटने से एचआईवी रोग नहीं फैलता। नेक्स्ट देखिए, एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण क्या होता है? एड्स का कारण होता है वायरस, एचआईवी वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी वायरस। क्या नाम है उसका? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो नेक्स्ट देखिए, एड्स विषाणु में होता क्या है? एड्स में आपके आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है एड्स में आपके? ये एक तरीके का रेट्रोवायरस है, और ये आपके क्या होते हैं? इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन होता है एड्स वायरस में। नेक्स्ट देखिए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है किसका? अभी मैंने बताया रेट्रोवायरस है। क्या है वो? रेट्रोवायरस है। एचआईवी वायरस भी किस कुल का वायरस है? तो रेट्रोवायरस है, रेट्रो ग्रुप का वायरस है वो एचआईवी वायरस भी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है? एड्स कॉज होता है। नेक्स्ट देखिए,
AIDS, एड्स में से किसका मतलब संक्षिप्त रूप, एड्स की फुल फॉर्म बतानी है आपको, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक क्या होता है? तो जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है वो आपके एक एंसेफ्लाइटिस वायरस होता है, उससे फैलती है। किससे फैलती है? एंसेफ्लाइटिस वायरस से फैलती है। तो विषाणु ही इसका काम होता है, मतलब विषाणु ही मेन जो है, एक कह सकते हैं मेन जो है वो विषाणु ही है। कौन विषाणु है? एंसेफ्लाइटिस वायरस है, जिससे जापानी एंसेफ्लाइटिस फैलता है। नेक्स्ट देखिए, किस रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? वो कौन से रोग होते हैं जिसके लिए अभी तक कोई एंटीबायोटिक नहीं है? तो मीजल्स, खसरा के लिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, खसरा की बीमारी किससे होती है? खसरा की बीमारी किससे होती है? तो खसरा की बीमारी आपके वायरस से होती है, वायरल डिजीज है खसरा आपके। क्लियर हो गया? मीजल्स जिसे आप बोलते हैं तो वायरल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चेचक विषाणु द्वारा होता है, मरीज को पृथक बिस्तर पर कर देना चाहिए, क्या ये बात ठीक है? दोनों ही बातें ठीक हैं, ठीक है। चेचक जो है आपके स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, मरीज को आपके बिस्तर अलग कर देना चाहिए, तो दोनों ही बातें ठीक हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो आपके इम्यूनोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं हम? एडवर्ड जेनर को जो है आपके इम्यूनोलॉजी के जनक बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता? डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। और डीपीटी में डिप्थीरिया को कुछ और नाम से भी जाना जाता है हिंदी में, इसको रोहिणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोहिणी, डिप्थीरिया को। तो डीपीटी का टीका किसके काम नहीं आएगा यहाँ पर? तो डीपीटी का टीका आपके पोलियो के काम नहीं आएगा, जबकि डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस के काम आएगा, पोलियो के काम नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। डिप्थीरिया को क्या बोलते हैं? और मैंने भी बताया रोहिणी भी बोलते हैं हिंदी में। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डीपीटी का टीका किस में दिया जाता है बच्चों में? रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस। आप कहीं रोहिणी देख के चक्कर खा जाओ तो रोहिणी का मतलब है डिप्थीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपके जीवाणु से उत्पन्न होता है? जीवाणु मतलब आपके बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मलेरिया। इतनी देर से ये बता रही हूँ, तपेदिक, टीबी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट, तपेदिक रोग का कारण क्या है? जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा संक्रमण मच्छर के काटने से नहीं होता? मच्छर के काटने से नहीं फैलता। कौन सा नहीं फैलता? बताया था, डेंगू भी फैलता है, पीला ज्वर भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है। मच्छर की जाति अलग होती है, ठीक है, लेकिन प्लेग मच्छर से नहीं फैलता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेल कीजिए, प्लेग किससे फैलता है? फाइलेरिया, बेरीबेरी, टाइफाइड में क्या होता है? तो प्लेग में आपके क्या हो जाएगा? प्लेग किस में हो जाएगा आपके? प्लेग से पिस्सुओं के काटने से फैलता है ना, तो डी में, इसमें आपके ए में हो जाएगा 2। फाइलेरिया में क्या हो जाएगा आपके? फाइलेरिया आपके हो जाएगा मच्छरों के काटने से। बेरी विटामिन बी की कमी से। टाइफाइड में आंतों को प्रभावित करता है, टाइफाइड आपके आंतों को प्रभावित करता है। तपेदिक में क्या प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स। निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि मतलब क्या होता है? एक ऐसी एंटीबायोटिक औषधि का समूह होता है जो आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सी है? तो क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेनफिकॉल जो है, क्लोरेनफिकॉल, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। ये जितनी भी बैक्टीरिया की बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में दिया जाता है। नेक्स्ट है, छिछले हैंडपंप से, मतलब ऐसी जगह के हैंडपंप से आप पानी पी रहे हैं, तो कौन से जो है रोग के होने की संभावना है? तो फ्लोरोसिस मैंने आपको बताया, दंत क्षय। छिछले हैंडपंप समझते हैं आप? छिछला हैंडपंप मतलब बहुत दूषित पानी आ रहा है, उसमें बहुत ही दूषित जल की संभावना है, तो फ्लोरोसिस मतलब फ्लोराइड की अधिकता है, तो फ्लोरोसिस होने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब उत्पन्न होता है किसके द्वारा? जो आपके लेप्रोसी है वो कौन सा डिजीज है? तो वो भी जीवाणु डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, क्योंकि उसका कॉजिंग एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या नाम है उसका? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरियल डिजीज है, दोनों में बैक्टीरिया छुपा हुआ है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्री भी आपके जीवाणु से होने वाला रोग है, मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट, टाइफाइड, कॉलरा किसके उदाहरण है? टाइफाइड और कॉलरा कैसे फैलता है? तो वाटरबॉर्न डिजीज है, जल से होने वाले, गंदे तरीके से अगर आप पानी पी रहे हैं तो टाइफाइड और कॉलरा दोनों के होने का कारण है, ठीक है। टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट क्या है और कॉलरा का क्या है? कॉलरा का है विब्रियो कॉलरी और टाइफाइड का क्या है? साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से तो आपके प्लीहा, स्प्लिन जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखिए,
असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी से विकासशील देशों में, मतलब जो देश आपके विकसित हो रहे हैं, उनमें कौन से 3 रोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो मलेरिया मिलता है, एक्यूट डायरिया मिलता है, और आपके इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोसोमरा रुग्णता बोल देंगे, क्या बोलेंगे, सिस्टोस्टोमोसिस मिलता है। ये 3 बीमारी देखने के लिए मिलती हैं। मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका मतलब डायरिया वगैरह, ये देखने के लिए मिलता है, क्योंकि असुरक्षित पेयजल है, स्वच्छता की कमी है। क्योंकि कहीं कहीं पे भी पानी जमा हो जाता है तो मच्छर वगैरह नहीं बनते हैं, और गंदा पानी पीने से डायरिया वगैरह भी कॉज होता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो आपके ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशीय जीव से आपके स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी हो सकती है। ट्रिप्नोसोमा आपके एक प्रोटोजोआ होता है, ये टेस्टिफ्लाई मक्खी होती है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें नींद में क्या हो सकती है, बहुत दिन जैसे बोझिल मालूम होता है, ऊँघता रहता है, रोगी को दिन में भी नींद आती रहती है, तो ये उसकी वजह से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेवल वाटर क्या है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड है जेवल वाटर, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्या हो गया आपके, सोडियम हाइपोक्लोराइड आपकी क्या हो गया, जेवल वाटर हो गया। किसमें काम आता है आपके? तो ये आपके क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग है, और सूती लिनन को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपने किसी चीज को खींच लिया और खींचने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में लौट आए, इसको बोलते हैं प्रत्ययस्थता, मतलब इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का गुण होता है। तो जैसे किसी भी फाइबर को खींचने पर, जैसे ऊन जो है वो अच्छा उदाहरण है आपके इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट देखिए, गोइट्रोजन नामक तत्व होता है। गोइट्रोजन जो है ये आपके बंद गोभी में और पत्ता गोभी में पाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है 2016 में कि जो गोइट्रोजन होता है ये बंद गोभी और फूल गोभी में पाया जाता है, पत्ता गोभी फूल गोभी में, और ये क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन के सिक्रीशन को बाधक करता है। तो ये जो ऐसा तत्व होता है जो पाया जाता है आपके किस में पाया जाता है, फूल गोभी में और बंद गोभी में। तो ये सही आंसर है, ये क्या करता है, थायरोक्सिन के सिक्रीशन में बाधक होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ विटामिन B1 के फंक्शन बताने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। B1 के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? थायमीन आपके थायरोफॉस्फेट के रूप में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करता है, मैंने आपको बताया था। पायरुविक एसिड को एसीटेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपके B1 के फंक्शन आपको पढ़ने हैं इसलिए मैंने ये लगा दिया है। और ये क्या करता है आपके मेटाबॉलिज्म में तो हेल्प करता ही है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको भी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। और अगर आपके थायमीन की कमी होगी तो जो नाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो पल्सेस होती हैं, उनकी जो ऊपरी परत होती है वो गलने लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन थे विटामिन B1 के, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ बेरी। 2 तरीके की बेरी होती हैं आपके, मेन 2 तरीके की बेरी है। एक है आपके वेट बेरी और एक है आपके ड्राई बेरी। वेट बेरी में क्या होता है, इसमें अडीमा हो जाता है, ठीक है, पानी जो है भर जाता है जगह जगह, अडीमा, सूजन और हार्ट डिजीज होती है। और ड्राई बेरी में क्या होता है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उससे संबंधित विकार हो जाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, संतृप्त वसा, जैसे आपके कोकोनट ऑयल वगैरह हो गए, इससे हमें क्या मिलता है, संतृप्त वसा मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ब्यूट्राइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्रेलिक एसिड, कैप्रिक एसिड, लॉरिक एसिड, मारिस्टिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एंड अर्किडिक एसिड, ये सब क्या है आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। और ये मैंने फैट वाले वीडियो में कराए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब संतृप्त वसा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब जो असंतृप्त वसा होती हैं, असंतृप्त वसा होती हैं, जिसमें म्यूफा प्यूफा होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए लेना। तो इसके कौन से एग्जांपल्स होते हैं, तो पॉमिटोलिक, ओलिक और लिनोलिक। कौन से, पॉमिटोलिक, ओलिक और लिनोलिक, ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब एक आपसे पूछा जाता है इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, तो लिनोलिक, लिनोलेनिक और एरिकिडोनिक। लिनोलेनिक और एरिकिडोनिक, ये 3 ऐसे एसिड्स होते हैं जो आवश्यक वसीय अम्ल हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से लेने होते हैं, ठीक है। बॉडी में आपके चर्म रोग के उपचार के लिए, समझ लीजिए, मतलब
स्किन वगैरह की डिजीज ना होने पाए तो ये बाहर से लेने होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में नहीं बनते, आवश्यक है तो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें बाहर से लेने होते हैं। तो ये 3 आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। कौन कौन से हो गए आपके? लिनोलिक, लिनोलिनिक और आर्गिडोनिक, ये आप याद रखेंगे एग्जाम्पल्स दोनों के। नेक्स्ट देखिए, एसिटाइल कोलिन क्या है? एसिटाइल कोलिन क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देती हूँ। एसिटाइल कोलिन क्या होता है आपके? ये कैल्शियम का फंक्शन है। जब कैल्शियम बॉडी में टूटता है तो एक पदार्थ बनता है एसिटाइल कोलिन, इसका निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये तंत्रिका संवेदनाएं जो हमने बात करी ना, जो आपके ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में आपके 31 जोड़ी जो है ये निकली होती हैं तंत्रिकाएं। ये सूचनाएं जो होती हैं, संवेदनाएं जो होती हैं, ये एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे में पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन? एसिटाइल कोलिन। और ये कब बनता है? जब हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, यूज होता है, तब बनता है। ये समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए एसिटाइल कोलिन क्या है। जैसे गाइट्रोजन पूछ लिया तो हो सकता है ये भी पूछ लिया, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट था तो लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रजोस्राव का रुकना या गर्भपात का पहला संकेत है, गर्भावस्था का पहला संकेत है, तो इसको बोलते क्या है? इसको आपको हिंदी में बोलते हैं अनार्तव, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमोनरिया। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमोनरिया। ये संकेत होता है कि भाई प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी में सबसे पहले क्या होते हैं? पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनार्तव। हिंदी में क्या बोलेंगे? अनार्तव। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। और इंग्लिश में बोलेंगे एमोनरिया। क्या बोलेंगे? एमोनरिया, ठीक है। और स्टार्ट होना, पीरियड्स का स्टार्ट होना लड़कियों में क्या कहलाता है? मेनार्क। और पीरियड्स का रुक जाना लेडीज में क्या कहलाता है? मीनोपॉज। क्या कहलाता है? पॉज हो गया ना, पॉज मतलब रुक जाना, तो मीनोपॉज। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण एक सफेद चिकने तेल में परत से ढका हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्निक्स कैसियोका बोलते हैं। वर्निक्स कैसियोका बोलते हैं। भ्रूण मतलब जाइगोट जो है, आपके फीटस जो है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बीएमआर का पूरा रूप क्या है? तो बीएमआर होता है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये इतना मैं ज्यादा एक्साइट हो गई थी कि मैंने ये लगा दिया। ये नियासिन के पूर्वगामी के रूप में काम करता है, मतलब नियासिन का प्रिकर्सर है। क्या है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। अब आप कह सकते हैं कि दूध से नियासिन प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि ट्रिप्टोफैन पाया जाता है और ट्रिप्टोफैन बॉडी में जाके नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है, दूध में पाया जाता है। नियासिन का पूर्वगामी रूप है, मतलब प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब होता है कि जैसे कैरोटीन, कैरोटीन आपके रेटिनॉल का क्या है? प्रिकर्सर है। बॉडी में जाके कैरोटीन जो है वो रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन आपके बॉडी में नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिप्टोफैन इसेंशियल अमीनो एसिड है। नेक्स्ट देखिए, सिफेलोकॉडल विकास का अर्थ क्या होता है? तो सिफेलोकॉडल आपको पता ही है, सिर से पैरों तक का विकास। सिफेलोकॉडल, सिफेल मतलब खोपड़ी, तो खोपड़ी से पैर तक का विकास सिफेलोकॉडल। नेक्स्ट देखिए, तंतु को पहचानने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? तो भाई एज पर जो इन्होंने माना है वो है आपके सॉल्युबिलिटी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्यूबल करके सॉल्यूशन में डाल के देख लेते हैं कि कौन सा आपके धागा घुल गया, कौन सा फूल गया, तो वो अच्छा टेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट, एक तंतु की दृढ़ता का सीधा संबंध, मतलब उसकी स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है? पॉलीमर की लंबाई से, बिल्कुल ठीक। पॉलीमर ओरिएंटेशन मजबूती से, बिल्कुल ठीक। इंटर पॉलीमर शक्ति के आकर्षण से, बिल्कुल ठीक। मतलब सभी से जो है आप एक फाइबर की स्ट्रॉन्गनेस का पता लगा सकते हैं, उसकी दृढ़ता का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, समय और गति का अध्ययन किसने किया? तो समय और गति का अध्ययन आपके निकेल और डॉर्सी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, संदेश के 3 घटक होते हैं। यहाँ पर मैसेज के 3 घटक पूछे हैं आपसे। मैसेज के 3 घटक क्या होते हैं? तो कूट, अंश और विवेचन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। मैसेज को सूचना देना, ठीक है। कूट का मतलब होता है सूचना, संकेत देना। एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो कूट, अंश और विवेचन, ये संदेश के 3 घटक होते हैं मैसेज के। एनकोड करना, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको एनालाइज करना, रिट्रीवल करना, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए आप, यह संचारण का सबसे अच्छा माध्यम होता है, तो क्या होता है? टेलीविजन होता है सबसे अच्छा माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, चार्ट वृत्त के आकार का होता है और उसका उपयोग जो है दर्शाने में करा जाता है कि विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई बनाएंगे। ये पाई चार्ट होता है, आपने देखा होगा, इसमें वृत्त के आकार का होता है और आप पूरा चार्ट बना सकते हैं कि भाई ये क्या बता रहा है, विभिन्न भाग मिलकर एक पूरी इकाई बनाते हैं, तो पाई चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कपड़ा मंत्रालय किस नवंबर में बनाया गया था? तो कपड़ा मंत्रालय आपके 1989 नवंबर में बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट,
हस्त कौशल विकास आयुक्त का कार्यालय कहाँ है? तो आपके नई दिल्ली में है हस्त कौशल विकास आयुक्त का कार्यालय। नेक्स्ट देखो, निम्न में से क्या उचित है? अभी एक पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई क्या उचित है? शिक्षक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, या कुछ नहीं होता। शिक्षक की सहायता विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा जगाती है, बिल्कुल ये करेक्ट बात है। अगर उसकी सहायता मिलेगी तो बच्चों में क्यूरोसिटी और मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसव प्रक्रिया के समय अगर ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने से क्या होता है? तो एनॉक्सिया होता है। क्या होता है? एनॉक्सिया होता है। नेक्स्ट देखिए, एक बार क्लियर भी कर लेना ये वाला क्वेश्चन, अपर्याप्त आपूर्ति होने से एनॉक्सिया ही होगा, एमनियोसेंटोसिस तो नहीं होता, हाँ एनॉक्सिया ही होगा। जब प्रसव के समय बच्चे का नितंब या पांव बाहर आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मुझे पढ़ानी भी थी, क्वेश्चन मिल गया है तो फटाफट से आपको यहाँ पर जो है 2-4 बातें बता देती हूँ, आपको क्लियर भी हो जाएंगी। बच्चे का पैर बाहर आ रहा है तो वो ब्रीच बर्थ है, मतलब उल्टी बर्थ है। बच्चे का सिर पहले आना चाहिए, वो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? पैर बाहर आ रहा है, तो ये उल्टी बर्थ है, ब्रीच बर्थ है। तो फटाफट से टाइप्स ऑफ बर्थ जान लो। टाइप्स ऑफ बर्थ कितनी होती हैं? मैं आपको मेन जो है 5 प्रकार की बता दे रही हूँ। एक तो आपके नेचुरल होती है, ठीक है, नॉर्मल नेचुरल जिसे आप बोलते हैं, जिसको स्पॉन्टेनियस बर्थ भी बोलते हैं। एक होती है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होता है? आपके थोड़े बहुत औजार लगाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चा इजिली बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई भी, या तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, बच्चे का सिर बड़ा है, बच्चा कमजोर है, या कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है अभी आपके यूट्रस में, या आपके योनि मार्ग छोटा है, तो एकदम इंस्ट्रूमेंट से नीचे जो योनि मार्ग होता है उस पर कट कर देते हैं। तो दूसरा आपके कौन सा हो गया? इंस्ट्रूमेंटल बर्थ हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर लिया और जो है बच्चा बाहर आ जाता है। एक होता है आपकी ब्रीच डिलीवरी, जिसकी हमने अभी बात करी, उल्टा प्रसव। इसमें क्या होता है? बच्चा घूम ही नहीं पाता है, पहले बच्चे के पैर बाहर आते हैं, फिर पूरा बच्चा बाहर आता है, ठीक है। और एक आपके होता है, 4th नंबर हो गया ब्रीच बर्थ हो गया, और चौथा नंबर आपके होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है? बच्चा टेढ़ा होता है, बच्चे की स्थिति क्रॉस वाइज होती है, ठीक है, क्रॉस वाइज होती है, तो आप फिर बच्चे को ऑपरेशन करना ही पड़ता है, ऑपरेशन देके निकालना पड़ता है, या फिर उसको किसी भी तरीके से भाई बाहर निकालने की प्रोसेस की जाती है। और एक लास्ट जो होता है वो आपके सी सेक्शन होता है, मतलब सिजेरियन होता है, जिसमें वो पेट पे कट लगाया जाता है, सी तरीके का, सी सेक्शन बोलते हैं इसे। इसमें पूरा ऑपरेशन किया जाता है प्रॉपर, और बच्चे को ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ बर्थ क्लियर हो गए। चलिए, माँ दादा दीदी जैसे ध्वनि निकाल रहा है बच्चा, तो क्या है ये? क्या कौन सी चीज है? रो रहा है, कूजना है, तुतलाना है? इसमें पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है उन्होंने तुतलाना माना है, मुझे तुतलाना ना होके मुझे तो ये कूइंग लग रहा है। आपने स्टेजेस पढ़ी होंगी अगर लैंग्वेज की एक्विजिशन की, तो कूइंग होती है 6 वीक में, 6 वीक तक आपकी क्या होती है? कूइंग होती है, कूजना होता है, फिर वो बैबलिंग पे आ जाता है, 6 मंथ पे आपके बैबलिंग हो जाती है, 1 वर्ड स्टेज हो जाती है 1 ईयर के बाद, टेलीग्राफिक स्टेज आ जाती है, मतलब बच्चा 18 महीने में 2-2 शब्द बोलने लगता है, और बड़े बड़े शब्द बच्चा जो है वो 2 से 4 ईयर में बोलने लगता है। तो ये तुतलाना तो नहीं है, क्योंकि माँ दादा दीदी ऐसे ध्वनि निकाल रहा है, तो मुझे तो कूजना लगा है आंसर, वैसे आप एक बार देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोटर नियंत्रण या सिर के क्षेत्र से पांव के क्षेत्र तक अग्रसर होता है। सिर से पांव आ रहा है तो सिफ्लोकॉडल है, अगर केंद्र से परिधि आएगा, केंद्र से बाहर की ओर आएगा, सेंट्रल टू पेरिफेरी आएगा, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भाई, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम माई साइड। अब आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके, लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। 1 घंटे 45 मिनट का वीडियो हो गया है। 300+ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करा दिया है, एंड दिस इज द लास्ट। एंड ये एक रिवीजन और प्रैक्टिस जो भी आप माने, ये मेरी तरफ से था। लास्ट डे में आपसे बस 2-4 डाउट लूंगी आपके, बस आप पढ़िए, आराम कीजिए, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।